हमारी कहानी का हीरो है वो सबसे शक्तिशाली सेज जिसने मॉन्स्टर और उनके किंग से मानवता को बचाया था, लेकिन उस घातक युद्ध के बाद थक कर वो मर गया। मगर उसके लिए ये अंत नहीं था। वो 50 साल बाद एक लड़के के शरीर में पुनर्जन्म लेता है और मैजिक एकेडमी में दाखिला लेता है ताकि फिर से सबसे मजबूत बन सके। क्या वो सफल होगा? चलो देखते हैं। अत्सुमु जागता है, हैरान कि वो जिंदा है, जबकि उसने अपनी सारी मैजिक खर्च कर दी थी। आईने में खुद को देखता है और अपने नए रूप से दंग रह जाता है। तभी डॉक्टर और नर्स अंदर आते हैं। नर्स उसे कुसानागी कहकर बुलाती है और वो और भी भ्रमित हो जाता है क्योंकि ये नाम उसने कभी नहीं सुना। डॉक्टर उसे लेटने को कहता है और उसकी चोटें चेक करने लगता है। जैसे ही पट्टियां हटाता है वो चौंक जाता है। उसके सारे घाव पूरी तरह ठीक हो चुके हैं। डॉक्टर यकीन नहीं कर पाता क्योंकि पिछले दिन ही तो वो लड़का ट्रैफिक एक्सीडेंट में घायल हुआ था और बेहोश पड़ा था। वो सोचता है कि ये तो होली मैजिक से ठीक होने जैसा है। कुसानागी को जब पता चलता है कि वो किसी ट्रैफिक एक्सीडेंट में था तो वो बताता है कि उसका शरीर खुद होली मैजिक से हील कर सकता है। वो पूछता है क्या उसकी मैजिक पावर खत्म हो गई है, मगर डॉक्टर और नर्स कुछ समझ नहीं पाते। कुसानागी बताता है कि वो तो कैलेमिटी के दौरान मॉन्स्टर्स से लड़ रहा था। ये सुनकर दोनों हक्के बक्के रह जाते हैं। डॉक्टर उसे ध्यान से देखकर पूछता है कि उसे अपना नाम और ये साल याद है या नहीं। अत्सुमु जवाब देता है कि उसका नाम इचामी अत्सुमु है और ये साल 1970 है। डॉक्टर को शक होता है कि उसे मेमोरी इम्पेयरमेंट है। वो बताता है कि उसका असली नाम कुसानागी मनातो है और ये साल 2022 चल रहा है। कुसानागी हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता, पर डॉक्टर की बातों में झूठ भी नहीं दिखता। वो टीवी देखता है और सोचता है ये इतनी पतली और साफ तस्वीर कैसे दिखा रही है। फिर कैलेंडर देखकर वो खुद यकीन कर लेता है कि सच में 2022 है। नर्स के हाथ में मौजूद पतले डिवाइस को देखकर वो और चकित हो जाता है। क्या वो सच में भविष्य में आ गया है? डॉक्टर उसे बताता है कि जिस कैलामिटी की वो बात कर रहा है वो घटना 50 साल पहले हुई थी और उसके बाद कभी नहीं दोहराई गई। कुसानागी को यकीन नहीं होता और वो पूछता है कि सारे मॉन्स्टर्स का क्या हुआ। डॉक्टर मुस्कुराकर कहता है कि अब ये पीसफुल एरा है, मॉन्स्टर्स अब शायद ही कहीं दिखते हैं। कुसानागी को एहसास होता है कि दुनिया में अब सच्ची शांति है। वो भगवान को धन्यवाद देता है और मुस्कुरा उठता है। डॉक्टर बताता है कि इचामी अत्सुमु यानी वो खुद 50 साल पहले उस कैलामिटी में मारा गया था और अब एक हीरो के रूप में याद किया जाता है। डॉक्टर को यकीन नहीं कि कुसानागी वही अत्सुमु है। हमारा नायक सोचता है कि शायद सच में वो मर गया था और किसी तरह कुसानागी मनातो के रूप में पुनर्जन्म ले लिया। उसे समझ नहीं आता ये सब कैसे हुआ। एक हफ्ता बीतने के बाद वो अपने अपार्टमेंट में पहुंचता है और कुसानागी के कमरे को देखता है। उसे दुख होता है ये जानकर कि पुराने कुसानागी की जिंदगी कितनी कठिन थी। उसके माता पिता बचपन में ही गुजर गए थे। फॉस्टर पेरेंट्स ने उसे निकाल दिया और एक घटिया बोर्डिंग स्कूल भेज दिया। तब से वो अपने माता पिता की विरासत पर जी रहा था। अत्सुमु ने कभी रीइंकार्नेशन मैजिक के बारे में नहीं सुना था। वो सोचता है कि शायद ये किसी भगवान का काम है या बस किस्मत का खेल। वो कुसानागी की मैजिक एकेडमी आईडी देखता है और याद करता है कि उसके जमाने में तो ऐसा कुछ होता ही नहीं था। तभी उसका फोन बजता है। वो सोचता है ये क्या चीज है और उठा लेता है। स्क्रीन पर तदानो नाम दिखता है। कुसानागी उलझन में पड़ जाता है और आखिरकार फोन फेंक देता है। तभी एक मैसेज आता है। तदानो लिखता है कि उसे पता चला कुसानागी अस्पताल से डिस्चार्ज हो गया है और उसे स्कूल लौट आना चाहिए क्योंकि उसके पास पैसे खत्म हो रहे हैं। अगले दिन हमारा लड़का मैजिक एकेडमी पहुंचता है। स्कूल में कदम रखते ही वो चारों तरफ देखता है। उत्साहित होकर सोचता है कि फिर से पढ़ाई करना कैसा अनुभव है। तभी उसकी नजर एक स्टूडेंट पर पड़ती है जो डमी डॉल पर मैजिक अटैक कर रहा होता है। कुसानागी ये देखकर निराश होता है और मन में सोचता है कि सबकी मैजिक कितनी कमजोर है। वो और स्टूडेंट्स को देखता है और हैरान रह जाता है। सब के सब पूरी तरह बेकार हैं। उसे यकीन नहीं होता। उसे याद आता है कि उसके जमाने के नए मैजिशियंस भी इन निकम्मों से 10 गुना मजबूत थे। उसे शक होता है कि ये कभी अच्छे मैजिशियन बन भी पाएंगे या नहीं। भले ये एक पीसफुल ईरा हो, लेकिन वो नहीं समझ पाता कि मैजिक इतनी गिरावट में कैसे पहुंच गई। वो अपनी क्लास में जाता है, अपनी सीट ढूंढता है और थोड़ा उत्साहित महसूस करता है। सोचता है कि क्या उसकी क्लास में कोई दोस्त भी है। तभी लाल बालों वाला एक लड़का 2 और बच्चों के साथ अंदर आता है और पूछता है कि कुसानागी ने उसके मैसेजेस क्यों इग्नोर किए। हमारा लड़का उसे पहचान नहीं पाता, इसलिए विनम्रता से उसका नाम पूछता है। तदानो गुस्से में टेबल पर लात मारता है और अपना नाम बताता है। वो कुसानागी को कमजोर और कचरा कहता है, लेकिन हमारा लड़का उसे गंभीरता से नहीं लेता। तभी उसे याद आता है ये वही था जो उसे कॉल कर रहा था।
वो सोचता है कि तदानो शायद उसका दोस्त है। तदानो चालाकी से मुस्कुराता है और हाथ आगे बढ़ाकर पैसे मांगता है। कुसानागी मासूमियत में उसका हाथ पकड़ लेता है, सोचता है कि ये सच्ची दोस्ती की शुरुआत है। तदानो गुस्से में उसकी कॉलर पकड़कर पैसे मांगने लगता है। उसे लगता है कि कुसानागी के पास अभी भी अपने माता पिता की इनहेरिटेंस बची है। तभी हमारा लड़का सच्चाई समझता है। पुराना कुसानागी तो बुलीड होता था, तदानो घूंसा मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त एक नीले बालों वाली लड़की अंदर आती है। वो खूबसूरत चेहरा और उसकी मुस्कुराहट देखते ही तदानो थोड़ा शांत हो जाता है। लड़की सबको गुड मॉर्निंग कहती है और तदानो गुस्सा निगलकर कुसानागी को छोड़ देता है, लेकिन धमकी देता है कि कल तक पैसे चाहिए। कुसानागी झुंझलाता है, लेकिन बुली वहां से निकल जाता है। क्लास शुरू होती है और टीचर ग्रेट कैलेमिटी यानी फाइनल कैलेमिटी पर बात शुरू करता है। वो बताता है कि 50 साल पहले मॉन्स्टर्स पूरी दुनिया में फैल गए थे और इंसान निराश हो चुके थे, मगर एक महान सेज इचामी अत्सुमु ने हार नहीं मानी और अकेले सारे मॉन्स्टर्स का अंत कर दिया। टीचर स्टूडेंट्स से पूछता है कि कोई बता सकता है ग्रेट सेज कौन था। वही नीले बालों वाली लड़की मिजुआ हाथ उठाती है। टीचर उसे जवाब देने की अनुमति देता है। मिजुआ उत्साह से कहती है कि इचामी ही वो ग्रेट सेज था जिसने पहली कैलामिटी में जीवित रहकर मैजिक का इस्तेमाल सीखा और उनकी एकेडमी उसी की याद में बनाई गई। उसकी आंखें चमकती हैं जब वो कहती है कि इचामी इंसानियत का हीरो है, हर मैजिशियन का आदर्श। टीचर उसकी बात की पुष्टि करता है और बताता है कि इचामी ने ही मैजिक का असली स्वरूप खोजा था। वो उन्हें सलाह देता है कि उसके बारे में पढ़ें, क्योंकि अगला टेस्ट उसी पर है। कुसानागी अंदर ही अंदर शर्मिंदा महसूस करता है। सब उसकी तारीफें कर रहे हैं और वो खुद टॉर्चर झेल रहा है। उसे अफसोस होता है कि उसने एकेडमी ज्वाइन की। फिर उसे डॉक्टर की बात याद आती है और वो सोचता है शायद सबकी मैजिक अब कमजोर है, क्योंकि दुनिया शांत हो चुकी है। वो खिड़की से बाहर देखता है और मुस्कुराता है, अपने नए पीसफुल जीवन का आनंद लेते हुए। क्लास खत्म होती है और टीचर कहता है कि कल मैजिक पावर असेसमेंट एग्जाम है। तदानो फिर उसके पास आता है और पूछता है कि उसने टीचर की बात सुनी या नहीं। कहता है कि कल मजा आएगा जब सबको कुसानागी की डॉग मैजिक दिखेगी। कुसानागी सोचता है ये बुली चुप क्यों नहीं होता। वो क्लास से निकलने लगता है। तभी तदानो पीछे से बोलता है कि उसके माँ बाप के पास भी कोई मैजिक नहीं थी। वो उसे अनाथ कहकर हंसने लगता है। अब कुसानागी जवाब देता है। तदानो भड़क उठता है और उसकी इंसल्ट सुनकर आग बबूला हो जाता है। उसका गुस्सा फट पड़ता है और वो फायर मैजिक एक्टिवेट कर देता है। सब स्टूडेंट्स डर जाते हैं। कोई कहता है क्या वो सच में क्लासरूम के अंदर स्पेल इस्तेमाल करेगा। तदानो कुसानागी पर स्पेल फेंकता है, उम्मीद करता है कि वो मर जाए। मिजुआ उसे रोकने दौड़ती है, लेकिन देर हो जाती है। आग का धमाका सीधे कुसानागी को लगता है। सारे स्टूडेंट पीछे हट जाते हैं। मिजुआ चिल्लाती है कि ये पागलपन है और तदानो को डांटती है कि इतनी बेवकूफी में मैजिक मत इस्तेमाल करो। वो नहीं चाहती कोई घायल हो। तदानो खुद को बचाने की कोशिश करता है, सब दोष कुसानागी पर डाल देता है और मानने से इनकार करता है कि गलती उसकी थी। जैसे ही धुआं छूटता है, सभी स्टूडेंट्स देखते हैं कि कुसानागी बिल्कुल सही सलामत बाहर आता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो मुस्कुराते हुए मानता है कि बस थोड़ी देर के लिए ऑफ गार्ड हो गया था। तदानो डरते हुए पूछता है कि वो अब भी कैसे खड़ा है, जबकि उसने मैजिक अटैक सीधे झेला था। कुसानागी बिना पावर्स के भी लेवल 1 मैजिक को अपनी बैरियर से आसानी से रोक सकता है। अब उसे लगता है इस बच्चे को उसकी हरकतों की सजा मिलनी चाहिए। ठंडे चेहरे के साथ वो तदानो की तरफ बढ़ता है। कुसानागी आगे बढ़कर तदानो की तरफ हाथ उठाता है। तभी टीचर अंदर आता है। आवाज सुनकर पूछता है किसने मैजिक इस्तेमाल किया। कुसानागी शांत स्वर में कहता है कुछ नहीं सर, शायद बाहर से आया होगा। टीचर को याद आता है कि आज कोई मैजिक एक्टिविटी नहीं थी। कुसानागी कहता है शायद किसी दूसरे डिपार्टमेंट में प्रैक्टिस हो रही होगी। टीचर पूछता है धुआं कहाँ से आया, तो वो जवाब देता है बाहर से। टीचर उसकी बात मान लेता है, सबको सीट पर लौटने को कहता है। कुसानागी मुस्कुराकर माफी मांगता है और झूठा सबूत बनाने का सोचता है ताकि केस खत्म हो जाए। सारे स्टूडेंट्स यहाँ तक कि मिजुहा भी शॉक्ड हैं। तदानो गुस्से में दांत पीसता है। कुसानागी मन ही मन सोचता है ये लोग इतने कमजोर हैं, मॉन्स्टर कैसे मारेंगे। उसे पता है कि कैलामिटी खत्म हुए 50 साल हो चुके हैं, लेकिन मॉन्स्टर्स अभी भी मौजूद हो सकते हैं। वो डिसाइड करता है कि खुद जाकर चेक करेगा। रात में वो मैजिक सर्कल्स का इस्तेमाल कर
पुरानी शबुया में पहुंचता है। तबाह शहर देखकर उसे अपना पिछला जन्म याद आता है। मॉन्स्टर्स नहीं दिखते तो मान लेता है कि पुलिस ने संभाल लिया होगा। तभी वो मॉन्स्टर की ऑरा और एक इंसान महसूस करता है। वो तुरंत वहां पहुंचता है। एक सफेद बालों वाली लड़की मॉन्स्टर के सामने रो रही थी। मॉन्स्टर उसे खाने बढ़ता है, लेकिन तभी कुसानागी बिजली की तरह पहुंचकर एक ही वार में उसे खत्म कर देता है। लड़की के कपड़ों पर पुलिस बैज देखकर वो समझता है कि वो मैजिशियन पुलिस से है। वो कहता है, अगली बार ज्यादा सावधान रहना। लड़की शुक्रिया कहती है, लेकिन वो मैजिक सर्कल बनाकर गायब हो जाता है। लड़की हैरान रह जाती है, वो कौन था? उसने बिना चांटिंग के मॉन्स्टर कैसे मारा? कुसानागी खुश होता है कि उसका चेहरा छिपा रहा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि कोई उसकी पहचान जाने। उसे हैरानी होती है कि पुलिस मैजिशियन भी अब इतनी कमजोर है। वो सोचता है, इस दौर के लोग मॉन्स्टर नहीं मार सकते। स्टूडेंट्स और पुलिस दोनों पहले से बहुत कमजोर हो चुके हैं। वो मुस्कुराता है, लगता है मानवता को फिर से मेरी पावर्स की जरूरत है। वो आगे बढ़ता है, ठान लेता है कि इस इलाके के सारे मॉन्स्टर्स को मिटा देगा। अगले दिन एकेडमी में टीचर घोषणा करता है, आज मैजिक पावर टेस्ट होगा। एट्रीब्यूट्स और पावर अमाउंट दोनों मेजर होंगे, जो फ्यूचर मैजिशियंस के लिए बहुत जरूरी हैं। कुसानागी सोचता है, मेरी पावर्स को इस अजीब डिवाइस के बिना क्यों नहीं मापा जा सकता? उसे समझ है कि स्टूडेंट्स के लिए ये जरूरी है, लेकिन हैरानी होती है कि टीचर खुद नहीं जानता कि मैजिक परसेप्शन ही मैजिक की फाउंडेशन है। तभी मिजुहा आगे बढ़कर पूछती है, क्या अब सही वक्त है? स्टूडेंट्स नोटिस करते हैं कि वो कुसानागी से बात कर रही है। वो कहती है, मैं नोबल मैजिक हाउस मिजुहा युइका की सेकंड डॉटर हूँ। कुसानागी नहीं समझता नोबल फैमिली क्या होती है, तो वो बताती है कि ये 4 बड़ी जादूगर फैमिलीज में से एक है। कुसानागी उसके कमजोर मैजिक को महसूस करता है और सोचता है, इतनी कमजोर मैजिक लेकर भी खुद को नोबल कहती है। मिजुहा चाहती है कि वो थोड़ा इम्प्रेस्ड हो, लेकिन कुसानागी पूछता है, एक नोबल मुझे जैसे लो लाइफ से बात क्यों करेगी? वो गुस्सा होती है, पर डिग्निटी बनाए रखती है। कुसानागी ब्लंटली पूछता है, क्या तुम्हें मेंटल इश्यू है? मिजुहा को याद आता है कल का मैजिक ब्लास्ट जो उसे नुकसान नहीं पहुंचा पाया था। वो ये बात उठाने ही वाली होती है कि टीचर स्टूडेंट्स को टेस्ट के लिए बुला लेता है। कुसानागी मुस्कुराता है और चला जाता है। मिजुहा ठानती है, असेसमेंट्स में देखेंगे उसकी असली पावर क्या है। तादानो कॉन्फिडेंटली अपनी पावर्स दिखाते हुए फायर एट्रीब्यूट के साथ 1000 मैजिक पावर अनलीश करता है। सब चीयर करते हैं और टीचर उसकी तारीफ करते हैं। कुसानागी कामली नोट करता है कि स्टैंडर्ड्स अब भी उसके समय जैसे ही हैं। अगली बारी मिजुहा की होती है। वो वाटर एट्रीब्यूट के साथ 2000 मैजिक पावर दिखाती है। क्लास शॉक्ड रह जाता है। टीचर दोनों की प्रशंसा करते हैं। टॉप स्टूडेंट्स बनने की पूरी पोटेंशियल है। बाकी स्टूडेंट्स भी उनकी तारीफ करने लगते हैं। कुसानागी अंदर ही अंदर हंस देता है, 2000 पावर? ये तो एमेचर लेवल भी नहीं। मिजुहा गर्व से उसकी ओर देखती है, अपनी नोबल फैमिली की ताकत दिखाते हुए। उसे समझ नहीं आता वो इतनी शान से क्यों देख रही है। तभी टीचर उसका नाम पुकारते हैं। अब कुसानागी की बारी। वो काल्मली डिवाइस की तरफ बढ़ता है। स्टूडेंट्स विस्पर करने लगते हैं, पिछले साल इसका रिजल्ट सबसे खराब था। तदानो हंसता है, देखते हैं इस बार कैसे शर्मिंदा होता है। मिजुहा सोचती है, शायद वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन यकीन नहीं कि वो उससे आगे निकल पाएगा। कुसानागी इरिटेशन से याद करता है कि पिछली जिंदगी में स्पॉटलाइट में रहना कितना परेशान करने वाला था। वो सोचता है थोड़ा पावर दबा कर रखे, पर फिर मुस्कुराता है, चलो ग्रेटेस्ट सेज की पावर सह पाए तो मशीन को सल्यूट। अगले ही पल डिवाइस चमकने लगता है और तेज बीम छत फाड़कर बाहर निकलती है। दूसरी क्लासेस के स्टूडेंट्स तक वो रोशनी देखते हैं। मिजुहा हैरान है। मशीन अजीब तरह से ग्लो करने लगती है और फिर एक ब्लास्ट के साथ एक्सप्लोड हो जाती है। सब घबराकर बचने की कोशिश करते हैं। कुसानागी डिसअपॉइंटेड नजर आता है, ये तो बेयरली ट्राई किया था। टीचर दौड़कर पूछते हैं, सब ठीक है? सब अफर्म करते हैं। वो कुसानागी की तरफ देखते हैं, तुम बीच में खड़े थे, लकी हो। फिर सोचते हैं शायद डिवाइस मलफंक्शन कर गया, अब उसकी पावर और एट्रीब्यूट मेजर ही नहीं हो पाए। कुसानागी कैजुअली कहता है, इसमें इतना स्ट्रेस लेने की क्या जरूरत है। टीचर समझाते हैं, कॉम्बैट क्लास के लिए ग्रुप्स बनाने हैं, रिजल्ट के बिना डिसाइड नहीं कर सकता। आखिर वो तादानो को कहते हैं, कुसानागी को तुम्हारे ग्रुप में रख लो। तादानो मुस्कुराते हुए मान जाता है। अंदर ही अंदर प्लान करता है उसे तंग करने का। टीचर खुश होता है, ठीक है तादानो संभाल लेगा। तादानो कुसानागी के पास आता है, चेहरे पर एक ईविल स्मर्क। कॉम्बैट क्लास में मजा आएगा। अगला दिन स्टूडेंट्स ओल्ड शबुया पहुंचते हैं। टीचर बताता है, ये वही शहर है जिसे ग्रेट कैलामिटी ने तबाह किया था। यहाँ अब भी कुछ मॉन्स्टर्स हैं। पुलिस और मैजिशियंस समय समय पर इन्हें हंट करने आते हैं। आज तुम लोगों को भी मदद करनी है। वो उन्हें भरोसा दिलाता है, ज्यादातर मॉन्स्टर्स प्रो मैजिशियंस ने पहले ही खत्म कर दिए हैं, इसलिए डरने की जरूरत नहीं। कुसानागी सोचता है, प्रैक्टिकल क्लास दिलचस्प।
उसे उम्मीद है स्टूडेंट्स कुछ मॉन्स्टर्स संभाल लेंगे क्योंकि वो ग्रुप में हैं, लेकिन वो महसूस करता है कल रात तो मैंने पूरा एरिया साफ किया था, फिर ये ऑरा क्यों? उसे समझ नहीं आता कि ओल्ड शिबुया में बार बार मॉन्स्टर्स क्यों आ रहे हैं। तभी कुछ लड़कियों की बातें सुनाई देती हैं। चलो देखते हैं कौन ज्यादा स्कोर करता है। कुसानागी हैरान होता है, इतने रिलैक्स्ड, ये लोग तो बिल्कुल सीरियस नहीं। मिजुहा उसे ध्यान से ऑब्जर्व कर रही है। टीचर प्रैक्टिकल शुरू करता है, साथ मिलकर काम करो, यही असली टेस्ट है। तदानो उसे बुलाता है, हे यहीं रहना और हमारे रास्ते में मत आना। वो वार्निंग देता है, इस बार अगर ज्यादा एक्ट किया तो बख्शूंगा नहीं। कुसानागी सोचता है, अगर इतनी नफरत है तो इग्नोर क्यों नहीं करते? तदानो गुस्से में चिल्लाता है, मुझसे उल्टा जवाब मत दे। वो बड़बड़ाता है, मिजुहा अब भी इस लूजर से बात क्यों करती है? कुसानागी चौंक जाता है, ओह तो तदानो को मिजुहा पसंद है। तदानो का चेहरा गुस्से से लाल पड़ जाता है। प्रोटैगोनिस्ट अचानक कुछ महसूस करता है और चुपचाप रुकने को कहता है, लेकिन बुलीज अपनी मैजिक पावर से उस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। वो काल्मली वार्न करता है, रुको वरना पछताओगे। तदानो गुर्राता है, इस बार माफी से काम नहीं चलेगा। कुसानागी मुस्कुराकर कहता है, पीछे देखो। तदानो हंसता है, मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत कर। पर जैसे ही वो पलटता है पूरा ग्रुप जम जाता है। पीछे एक लंबा भयानक मॉन्स्टर खड़ा था। सबके चेहरों से पसीना बहने लगता है। ये डीमन सोल्जर यहाँ कैसे? तदानो को हाइप करते हुए उसके दोस्त कहते हैं, तू कर सकता है। तडानो नर्वस होकर फायर मैजिक फेंकता है। एक ब्लास्ट होती है। धुआं छोड़ने पर मॉन्स्टर बिल्कुल सही सलामत खड़ा होता है। तादानो डर से कांप उठता है। कुसानागी ठंडे स्वर में कहता है, तुम्हारा ये लेवल 1 मैजिक डीमन सोल्जर को खुजली भी नहीं करेगा। मॉन्स्टर उनकी तरफ बढ़ता है। सब घुटनों पर गिर पड़ते हैं, कांपते हुए रोने लगते हैं। तादानो की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डर से पेशाब कर देता है। क्या यही मेरी मौत है? तभी मॉन्स्टर अचानक रुकता है। कुसानागी की ओर देखकर पीछे हट जाता है। वो हैरान होता है। इसे समझ आ गया कि असली ताकत किसमें है। वो आगे बढ़ता है और काल्मली अपनी पावर अनलीश करता है। मॉन्स्टर भी पूरी ताकत लगाता है और कई मैजिक सर्कल्स समन करता है। तदानो की टीम यकीन नहीं करती कि कुसानागी जीत सकता है। मॉन्स्टर लेवल 2 मैजिक रॉकरीक छोड़ता है। एक विशाल पत्थर उसकी ओर उड़ता है, लेकिन कुसानागी मुस्कुराते हुए खड़ा रहता है। वो लेवल 1 मैजिक फायर एरो इस्तेमाल करता है। उसकी आग की तीर रॉक को तोड़ते हुए मॉन्स्टर से टकराती है। एक जबरदस्त ब्लास्ट होती है। तादानो और उसके साथी आंखें खोलते हैं। मॉन्स्टर मर चुका था। सब स्टन्ड रह जाते हैं। तादानो बड़बड़ाता है, ये क्या कुसानागी ने किया? पर वो खुद यकीन नहीं करता। कुसानागी काल्मली जवाब देता है, मेरे हाथ में हो तो लेवल 1 मैजिक भी काफी है। वो सोचता है, कल तो सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर दिए थे, फिर ये नया कहां से आया? उसके मन में एक डर उठता है, शायद किसी बड़ी तबाही का संकेत है। उसे अपनी पिछली जिंदगी के भयानक दृश्य याद आते हैं। शहर का विनाश, अपने प्रिय लोगों की मौतें। उसका दिल भारी हो जाता है। वो मुट्ठी भींचता है, इस बार मैं ह्यूमैनिटी को बचाऊंगा। पीछे तदानो की टीम सब देख चुकी थी। उसने सच में डीमन सोल्जर को मारा? तदानो गुस्से में दीवार पर मुक्का मारता है। उधर मिजुआ दूर से सब देख रही थी। उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कुसानागी वो लेवल 1 मैजिक aqua सॉसर से एक कमजोर मॉन्स्टर मार देती है। क्लासमेट्स चीर करते हैं, वाह अमेजिंग। वो इरिटेटेड होकर सोचती है, इतने इजीली इम्प्रेस हो जाते हैं, पैथेटिक। तभी वो तदानो का ग्रुप देखती है और अनुमान लगाती है कि वो फिर कुसानागी को परेशान कर रहे हैं। उत्साहित होकर दौड़ पड़ती है। देखते हैं इस बार क्या कर रहा है वो लूजर। दीवार के पीछे छिपकर झांकती है, लेकिन जब नजर पड़ती है तो दिमाग सुन्न हो जाता है। सामने डीमन सोल्जर पड़ा था, मरा हुआ। उसके बगल में खड़ा था कुसानागी, शांत चेहरा, आंखों में हल्की चमक। मिजुआ अविश्वास में फुसफुसाती है, क्या उसने मारा इसे? उसे याद आता है वही कुसानागी जो पहले शर्मीला और कमजोर था, जिसकी मैजिक वर्थलेस मानी जाती थी। अब वही एक डीमन सोल्जर को एक ही वार में खत्म कर चुका था। लड़की यकीन नहीं कर पा रही थी कि वो उसी कुसानागी को देख रही है। उसने पूरा ध्यान लगाया था, लेकिन किसी भी तरह का चांटिंग नहीं सुना। मिजुआ समझ नहीं पा रही थी कि सिर्फ लेवल 1 मैजिक से बिना कोई स्पेल बोले किसी डीमन सोल्जर को कैसे हरा सकता है। उसके लिए ये सब बहुत अनबिलीवेबल था। वो जानती थी कि हर डीमन की ताकत उनके शरीर पर मौजूद क्रिस्टल्स की संख्या से तय होती है। यही तरीका डीमंस की रैंकिंग के लिए भी इस्तेमाल होता है। मैजिकल बीस्ट्स रैंक 6, डीमन सोल्जर्स रैंक 5, डीमन कैप्टन्स रैंक 4, डीमन जनरल्स रैंक 3, डीमन किंग रैंक 2 और सबसे ताकतवर डीमन यानी डीमन गॉड रैंक 1 पर होता है। ये रैंक्स हर डीमन के लिए फिक्स्ड होते हैं। इसलिए हर मॉडर्न मैजिशियन जानता है कि एक डीमन सोल्जर को हराने के लिए कम से कम लेवल 3 मैजिक चाहिए। उसे भरोसा ही नहीं हो रहा था कि लेवल 1 मैजिक इतना पावरफुल हो सकता है। तभी कुसानागी उसकी तरफ चलने लगता है। वो सोचती है छिपने की कोई वजह नहीं, इसलिए फिर से झांक कर देखती है। कुसानागी उसे देखकर कहता है कि ऐसे झांकना बंद करो। वो शर्मिंदा हो जाती है और पूछती है कि उसने
उसने कैसे पता लगाया? कुसानागी हंसकर कहता है, अगर कोई मेज हो और ये भी न समझ पाए तो वो बेवकूफी होगी। मिजुआ कंफ्यूज हो जाती है। कुसानागी निराश दिखता है कि वो लोग मैजिक को सेंस भी नहीं कर पा रहे। वो वहां से आगे बढ़ जाता है। मिजुआ उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता। वो एक्सप्लेनेशन मांगती हुई उसके पीछे दौड़ती है मगर गली में कोई नहीं दिखता। दरअसल कुसानागी इमारत की छत पर कूद चुका होता है और लड़की को इधर उधर ढूंढते देखकर चिढ़ जाता है। वो एरिया स्कैन करता है। अब कोई डीमन सोल्जर नहीं बचा था मगर मैजिकल बीस्ट्स की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा थी। तदानो की बेकार परफॉर्मेंस देखकर उसे शक होता है कि बाकी स्टूडेंट्स तो शायद बीस्ट से भी नहीं निपट पाएंगे। वो तय करता है कि कुछ मैजिकल बीस्ट्स खुद ही खत्म करेगा। अचानक उसका शरीर चमक उठता है। वो अपना मैजिक एक्टिवेट करता है। पूरे अबैंडन्ड सिटी के चारों ओर जाल फैलाकर 2 मैजिक सर्कल्स निकालता है और लेवल 2 मैजिक बैरेट चलाता है। तेज रोशनी के मल्टीपल बीम्स आसमान में फटते हैं और पूरे शिबुया में फैल जाते हैं। तादानो और उसकी टीम उस लाइट को देखकर सोचते हैं कि शायद शूटिंग स्टार्स हैं। मिजुआ समझ जाती है कि ये मैजिक है और सोचती है, कौन है जिसने एक साथ इतने स्पेल्स अनलीश किए। इसी बीच शिबुया के अंदर 2 स्टूडेंट्स मॉन्स्टर्स से घिरे होते हैं। जैसे ही मॉन्स्टर्स उन पर झपटते हैं, एक बीम उनके ऊपर गिरती है और वो दर्द से चिल्लाने लगते हैं। दोनों स्टूडेंट्स हैरान होकर एक दूसरे से पूछते हैं कि क्या वो सेफ हैं। कुसानागी ऊपर से ये सब देखता है। इतने सारे मॉन्स्टर्स को खत्म करके उसे थ्रिल महसूस होता है, लेकिन तभी एहसास होता है कि उसने हद से ज्यादा कर दिया। लगभग पूरे शिबुया के मॉन्स्टर्स को खत्म कर डाला। वो सोच में पड़ जाता है कि क्या अब क्लास जारी भी रहेगी। थोड़ा रिग्रेट करता है कि उसे कंट्रोल रखना चाहिए था। वो अपने मैजिक सर्कल से शहर के ऊपर ग्लाइड करता हुआ एक हिडन एली में उतरता है। वो अपनी पावर्स को ज्यादा छिपाना नहीं चाहता मगर जरूरत से ज्यादा अटेंशन उसे इरिटेट करता है। थोड़ी देर बाद वो क्लासमेट्स और टीचर्स के पास लौट आता है। टीचर एक डेड मैजिकल बीस्ट को देखकर हैरान होता है। इतने सारे अब भी कैसे बचे थे? उसे लगा था ज्यादातर मारे जा चुके हैं। वो अनुमान लगाता है कि कोई बहुत स्किल्ड व्यक्ति ने इन्हें मारा होगा क्योंकि एक ही वार में मॉन्स्टर को खत्म करना आसान नहीं। उसे वो मैजिक याद आता है जिससे मॉन्स्टर्स मरे थे। वो नल एट्रीब्यूट का था। वो मानता है कि उसने ऐसा मैजिक पहले कभी नहीं देखा। वो कहता है, अगर वो मैजिक बुलेट्स न होते तो हालात बिगड़ सकते थे। 2 बुलेट्स चलाना ही बड़ी बात है और अगर कोई 6 से ज्यादा चलाए तो कोई एवरेज स्टूडेंट वो नहीं कर सकता। स्टूडेंट्स गुस्से में चिल्लाते हैं कि उन्हें इतने मॉन्स्टर से क्यों लड़ना पड़ा और अपनी जान क्यों जोखिम में डालनी पड़ी। टीचर झुककर माफी मांगता है। वो याद करता है कि पुलिस से कंफर्म किया था कि ज्यादातर मॉन्स्टर्स मारे जा चुके हैं, पर उसे स्कूल से भी डबल चेक करना चाहिए था। वो ईमानदारी से पूरी क्लास से माफी मांगता है कि उसने सबको खतरे में डाल दिया। एक लड़की ने पूछा, किसी ने हमें बचाने के लिए आया था क्या? टीचर ने नीरस आवाज में कहा कि उसे कोई आइडिया नहीं, पर इतना जोड़ा कि न तो पुलिस थी और न ही कोई ऑफिशियल मेज। लगता है कोई इलीगल मैजिशियन था। टीचर अपने दिल में उस अजनबी रक्षक का धन्यवाद करता है। हमारा लड़का ये सुनकर मुस्कुराता है जैसे टीचर की छुपी तारीफ उसे सुनाई दे रही हो। कुछ स्टूडेंट्स उसके मैजिक बुलेट्स की चर्चा कर रहे होते हैं। सब हैरान, वे क्या थे वगैरह। कुसानागी राहत की सांस लेता है कि सब ठीक हैं, यहाँ तक कि उसके बुलीज भी। तदानो दांत बीचता है और गुस्से में है। पूरा गैंग प्रोटैगोनिस्टा की तरफ घूर रहा होता है। मिजुआ याद करती है कि उसने कुसानागी को अकेले लेवल 1 मैजिक से एक डीमन सोल्जर हराते देखा था और कुछ तरह की इन्फिनिट मैजिक भी। क्या वही कुसानागी दोनों के पीछे हो सकता है? फायर और नल अलग एट्रीब्यूट्स हैं। वह सोचती है कि कोई स्टूडेंट दोनों नहीं रख सकता, भले ही कुसानागी ही क्यों ना हो। उसने खुद को शांत कर लिया। सोचा कि इम्पॉसिबल है कि उसी के पास दोनों हों और मान लिया कि नल किसी और का काम है। फिर भी उसे समझ नहीं आता कि कुसानागी ने डीमन सोल्जर को अकेले कैसे हराया। तदानो की टोली कहते हैं कि शायद वही लेजर बीम्स के पीछे भी है। तदानो कहता इम्पॉसिबल, पर उसका दोस्त याद दिलाता है कि उसने डीमन सोल्जर को हराया था। तदानो को गुस्सा आता है और वह अपने दोस्त को चुप रहने की धमकी देता है। उसके लैकीज डरे हुए हो जाते हैं। तदानो साफ कर देता है कि वह कभी नहीं मानेगा कि कोई कुसानागी जैसा बेवकूफ ऐसे कारनामे कर सकता है। वह सोचता है कि कुसानागी कुछ छुपा रहा है। उसके लैकीज सहमत होते हैं और याद करते हैं कि कुसानागी कितना कावड़ था। तदानो चिल्लाता है कि वह साबित करेगा कि कुसानागी चीटिंग कर रहा है। उसे कोने में धकेलकर उसकी असली पहचान खुलवाएगा। स्कूल के बाद टीचर ने कुसानागी का नाम पुकारा और कहा कि अब उसकी बारी है मैजिक पावर असेसमेंट टेस्ट शुरू करने की। हमारे लड़के को याद आया कि पिछली बार उसने मशीन तोड़ दी थी।
इसलिए इस बार उसने तय किया कि वो थोड़ा सावधान रहेगा और अपनी पावर को कंट्रोल में रखेगा। लेकिन जैसे ही उसने अपनी मैजिक पावर रिलीज की, उसके शरीर में अजीब सा एहसास हुआ। थकान ने उसे जकड़ लिया और वो हांफने लगा। टीचर घबरा गया, मशीन की तरफ देखा और रिजल्ट चेक किया। मिजुआ और टीचर दोनों हैरान रह गए। उसका एट्रीब्यूट नन दिखा और मैजिक पावर सिर्फ 100 थी, जिससे कत्सुरागी के चेहरे पर मुस्कान आ गई। दो स्टूडेंट आपस में बात करते हुए बोले कि कुसानागी की तो बैच में सबसे कम मैजिक पावर है और वो तो बेकार है क्योंकि उसके पास कोई एट्रीब्यूट भी नहीं। कत्सुरागी ने सोचा कि प्रिंसिपल की वो कहानी झूठी थी और कुसानागी ने खुद किसी डिलिंक्वेंट को हराया ही नहीं होगा। रूका निराश होकर बोली कि अब यहाँ रुकने का कोई मतलब नहीं और वो जाने लगी। बाकी स्टूडेंट्स ने देखा कि कुसानागी तो सिर्फ असेसमेंट से ही थक गया था, शायद उसकी पावर सच में बहुत कम है। टीचर ने उसे दिलासा देते हुए कहा कि मैजिक पावर ही सब कुछ नहीं होती, मगर मिजुआ अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पा रही थी। उसे याद था कि इसी लड़के ने अकेले डीमन सोल्जर को हराया था और उसने फायर और नल दोनों एट्रीब्यूट्स एक साथ यूज किए थे। वो सोचने लगी कि आखिर कुसानागी कौन सा ट्रिक यूज कर रहा है, क्योंकि उसने कभी नहीं सुना था कि कोई मेज अपनी मैजिक पावर को एडजस्ट करके छिपा सके। लेकिन हमारे हीरो को राहत मिली। वो नतीजे से खुश था। उसने मैजिक मैनिपुलेशन करके रिजल्ट बदल दिया था। भले ही उसके शरीर पर असर पड़ रहा था, उसे लगा कि अब वो इसे कंट्रोल करना सीख गया है। रूम से बाहर निकलते ही उसकी मुलाकात मिजुआ से हुई। उसने बताया कि वो असेसमेंट रूम में सिर्फ क्यूरियोसिटी से आई थी। तभी स्कूल के हॉल में रूका ने दोनों को रोक लिया। कुसानागी ने पूछा कि वो दोनों कौन हैं। रूका ने खुद और कत्सुरागी का नाम बताया। उसने रूका के सरनेम को पहचाना और पूछा कि क्या उसे उससे कुछ चाहिए। रूका ने ठंडे लहजे में कहा कि उसे उससे कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो अपनी छोटी बहन की तरफ चली गई। मिजुआ परेशान हो गई और रूका को पता चला कि उसकी बहन कुछ डिलिंक्वेंट तक को नहीं हरा पाई। जब मिजुआ ने यह भी कबूल किया कि उसे किसी ऐसे ने बचाया जिसकी मैजिक पावर सिर्फ 100 थी, तो रूका गुस्से से भर गई। उसने मिजुआ को डांटते हुए कहा कि वो एकेडमी छोड़ दे। मिजुआ हैरान थी कि वो बिना वजह ऐसा क्यों कह रही है। रूका ने उसे याद दिलाया कि उसने आज तक एक भी मैच नहीं जीता, चाहे एकेडमिक्स हो, स्पोर्ट्स या मैजिक क्राफ्ट। हर बार वो हारती है। रूका बोली कि मिजुआ मेज बनने लायक नहीं है और उसे किसी नॉर्मल स्कूल में जाना चाहिए। मिजुआ की आंखों में आंसू आ गए, पर वो कुछ बोल न पाई। जब रूका ने पूछा कि क्या उसने समझ लिया, तो मिजुआ ने कांपती आवाज में कहा, हाँ। तभी कुसानागी ने बीच में बोलते हुए कहा, तुम बहुत एरोगेंट हो रूका। रूका ने ठंडी नजर से कहा, रिपीट व्हाट यू जस्ट सेड। कुसानागी ने शांत लेकिन तीखे लहजे में जवाब दिया कि वो बिना रुके बस बकबक किए जा रही है, अपनी छोटी बहन की बात तक नहीं सुन रही। उसे साफ दिख रहा था कि रूका पूरी तरह एरोगेंस से भरी हुई है। रूका ने उसे रोकते हुए कहा कि ये उनकी फैमिली मैटर की बात है, उसे बीच में बोलने का कोई हक नहीं। कुसानागी हंस पड़ा, तुम इसे कॉन्वर्सेशन कहती हो, ये तो बस एक तरफा ऑर्डर है। रूका गुस्से से कांपने लगी, लेकिन वो रुका नहीं। बोला, किसी के सपनों को कुचलने का हक किसी को नहीं, यहाँ तक कि तुम्हें भी नहीं। उसने रूका पर चिल्लाते हुए कहा कि वो अपनी बहन को मजबूर कर रही है कि वो अपने सपनों से हार मान ले। रूका ने तिरस्कार भरे लहजे में कहा, वो मेरी इनकॉम्पिटेंट बहन मेज बनने की काबिल नहीं, जब वो मुझे ही नहीं हरा पाती। मिजुआ की आंखों से आंसू गिर पड़े और उसने धीरे से कहा कि शायद उसकी बहन सही है। वो खुद से झूठ बोलती रही कि वो जीनियस है, पर असल में वो कभी अपनी बड़ी बहन को हरा नहीं पाई। तभी कुसानागी ने आत्मविश्वास से कहा, तुम उसे हरा सकती हो। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी जिसने सबको चौंका दिया। रूका ने पूछा, क्या तुम मुझे चैलेंज दे रहे हो? उसने कहा कि अभी मिजुआ के लिए जीतना असंभव है, पर उसे थोड़ा वक्त चाहिए। रूका ने 2 हफ्तों का टाइम दिया और कहा कि ये होगा 2 on 2 मैजिक डुअल। कुसानागी को ये सुनकर थोड़ी हैरानी हुई, मगर उसने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, नॉनसेंस ही सही। उसने मिजुआ की तरफ मुस्कुराते हुए पूछा, क्या तुम तैयार हो? मिजुआ ने आंसू पोंछे, गहरी सांस ली और बोली, हाँ। अब वो डर नहीं रही थी। कुसानागी ने कहा, अगर हम जीत गए तो ये बात फिर कभी मत उठाना। रूका ने जवाब दिया, अगर हम जीते तो मिजुआ को एकेडमी छोड़नी होगी। उसने चेतावनी दी कि वो हाथ नहीं रोकेगी, इसलिए उन्हें पूरी तैयारी करनी होगी। थोड़ी देर बाद मिजुआ और कुसानागी रूफटॉप पर पहुंचे। मिजुआ ने उससे मदद मांगी, कृपया मुझे सिखाओ ताकि मैं जल्दी इंप्रूव कर सकूं। कुसानागी को तब समझ आया कि उसे रूफटॉप क्यों बुलाया गया था। उसने हंसते हुए पूछा, क्या तुम सच में मुझ जैसे संड्रॉ मैजिक पावर वाले बेकार इंसान से सीखना चाहती हो? मिजुआ ने उसकी बातों को नजरअंदाज किया और बोली, मुझे पता है तुम अपनी असली ताकत छिपा रहे हो। उसने कहा कि वो जानती है कि कुसानागी उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। वो इस बार पीछे हटने को तैयार नहीं थी। उसे यकीन था कि कुसानागी जानता है स्ट्रांग बनने का
रास्ता। तभी तो उसने रूका को प्रोवोक किया था। कुसानागी ने मन ही मन सोचा कि रूका सब कुछ कंट्रोल करने वाली टाइप की है, इसलिए उसे लड़ाई में उलझाना ही सही तरीका था। लेकिन वो ये बात मिजुआ को नहीं बता सकता था। मिजुआ ने झुककर उससे विनती की, मुझे सिखाओ। आखिरकार कुसानागी ने हार मान ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हें स्ट्रांग बनाऊंगा। मिजुआ ने फिर पूछा, सच में? उसने चेतावनी दी, ट्रेनिंग शुरू होते ही पीछे नहीं हट सकती, तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। मिजुआ ने बिना सोचे हामी भर दी। कुसानागी भी मना नहीं कर पाया। वो शिबुया में बढ़ते मॉन्स्टर्स देखकर पहले ही तैयारी करने का सोच रहा था और एक मेज को ट्रेन करना बुरा विचार नहीं था। उसने सोचा, आज ही शुरू करते हैं। मिजुआ हल्के से शर्माई और बोली, तो फिर मेरे घर चलो। कुछ देर बाद वो उसके घर पहुंचे। कुसानागी विशाल मैंशन देखकर दंग रह गया। मिजुआ बोली, पापा नोबल मेज हैं, इसलिए घर बड़ा है। अचानक उसे एहसास हुआ कि ये पहली बार है जब उसने किसी लड़के को घर बुलाया है। वो मन ही मन सोचने लगी, उसे कहीं गलत तो नहीं लगा। कुसानागी ने कहा, चलो शुरू करें। मगर मिजुआ कहीं खोई हुई थी। उसने पुकारा, विका। उसका नाम सुनकर वो लाल पड़ गई। उसने कहा, तुम मेरा फर्स्ट नेम ले रहे हो? कुसानागी बोला, ताकि कंफ्यूजन न हो, तुम्हारी बहन का नाम भी मिजुआ है। वो थोड़ी डिसअपॉइंटेड हुई पर बोली, ठीक है, ऊका चलेगा। उसने मुस्कुराकर कहा, तो शुरू करें ट्रेनिंग, कृपया मेरा ध्यान रखना। फिर उसने पहला सवाल किया, मैजिक पावर क्या होती है? ऊका ने जवाब दिया, वो एनर्जी जो हर किसी के शरीर में होती है और जिससे मैजिक परफॉर्म होता है। फिर उसने पूछा, इनकैंटेशंस? ऊका ने आत्मविश्वास से कहा, वो प्रोग्राम की तरह होते हैं जो मैजिक को सीधे अटैक में बदल देते हैं। कुसानागी ने पूछा, क्या कोई तरीका है जिससे मैजिक पावर बढ़ाई जा सके? ऊका ने आत्मविश्वास से जवाब दिया, नहीं, ये जन्म से तय होती है और एक उम्र के बाद बढ़ना बंद हो जाती है। वो मुस्कुराई, खुद पर गर्व महसूस करते हुए कि उसने सब सही बताया। लेकिन कुसानागी ने शांत स्वर में कहा, तुम्हारे सारे जवाब गलत हैं। ऊका का चेहरा उतर गया, आंखों में आंसू भर आए। क्या तुम मुझे बेवकूफ कह रहे हो? कुसानागी को बुरा लगा और मन ही मन सोचा, आज के मेज कितने मूर्ख हो गए हैं, सिर्फ 50 सालों में इतना बदलाव। वो समझाने लगा, मैजिक पावर सिर्फ शरीर में नहीं, प्रकृति और हमारे आसपास की हवा में भी मौजूद होती है। इनकैंटेशंस या स्पेल्स बस सही तरीके से मैजिक क्राफ्ट को सपोर्ट करने के लिए होते हैं। और हाँ, मैजिक पावर को जानबूझकर बढ़ाया भी जा सकता है। ऊका को ये सुनकर यकीन नहीं हुआ। ये सब झूठ है। अगर ऐसा सच हुआ तो एकेडमी की सारी टीचिंग्स गलत साबित होंगी। कुसानागी ने ठंडे लहजे में कहा, मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानो या नहीं, ट्रेनिंग में मैं तुम्हें 3 चीजें सिखाऊंगा। उसने उसे बैठने का आदेश दिया। अब मैं अपनी मैजिक पावर तुम्हारे शरीर में चैनल करूंगा। जब तुम्हें कुछ महसूस हो तुरंत बताना। ऊका चौंक गई। क्या सच में मैजिक पावर महसूस की जा सकती है? उसने कहा, अगर तुम्हें ये महसूस नहीं होती तो तुम कभी स्ट्रांग नहीं बन पाओगी। उसने कहा, आंखें बंद करो, और उसके कंधे पर हाथ रखा। कुसानागी ने अपनी मैजिक पावर रिलीज की, मगर ऊका को कुछ महसूस नहीं हुआ। उसने और ज्यादा पावर छोड़ी और सोचा, इतनी पावर के बाद भी उसे कुछ क्यों नहीं लग रहा। तभी ऊका को एहसास हुआ, मेरी पीठ गर्म हो रही है। कुसानागी ने मुस्कुराकर कहा, इसे मैजिक पावर परसेप्शन कहते हैं। अब ऊका को समझ आया कि वो पहले क्या कहना चाहता था। कुसानागी ने कहा, इस एहसास को याद रखना, क्योंकि यही तुम्हें मैजिक को महसूस करने में मदद करेगा। इसे सिर्फ शरीर में नहीं बल्कि नेचर में भी ढूंढो। ऊका मुस्कुराई और बोली, मैं जल्दी मास्टर कर लूंगी। आखिर मैं मिजुआ परिवार की बेटी हूँ। कुसानागी ने मन ही मन सोचा कि शायद वो सच में मेज बनने लायक नहीं, क्योंकि इतनी मैजिक देने पर भी उसे देर लगी। 1 हफ्ता बीत गया। ऊका रोते हुए बोली, मैं अब तक मैजिक महसूस नहीं कर पाई। कुसानागी निराश हुआ। इतना आसान कॉन्सेप्ट और 1 हफ्ता भी काफी नहीं। फिर भी उसने उसे एक और मौका देने का फैसला किया। उसने फिर उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, इस बार आंखें खोलो। ऊका ने हिचकिचाते हुए आंखें खोली और दंग रह गई। ये क्या है? अब वो अपने चारों ओर मैजिक ऑरा देख पा रही थी। उसके चेहरे पर खुशी झलक रही थी। अब मुझे समझ आ गया, ये है असली मैजिक पावर। कुसानागी ने मुस्कुराकर उसकी मेहनत की तारीफ की। ऊका बोली, ये तो स्वाभाविक है, मैं जीनियस हूँ। अब जब वो मैजिक परसेप्शन सीख चुकी थी, उसने कहा, अब हम अगला स्टेप शुरू करेंगे, मैजिक एडजस्टमेंट। उसने समझाया कि हर स्पेल में सही मात्रा में मैजिक इस्तेमाल करना जरूरी है। एफिशिएंसी सबसे अहम है और उसे अपनी पावर को लिमिट तक इस्तेमाल करके बढ़ाना सीखना होगा। कुसानागी जानता था कि वो जो सिखा रहा है वो एकेडमी की टीचिंग से बिल्कुल अलग है, मगर उसे परवाह नहीं थी। ऊका ने दृढ़ता से कहा, मुझे तुम पर भरोसा है, अब कोई शक नहीं। उसके ये शब्द सुनकर कुसानागी के होंठों पर हल्की मुस्कान आई। ठीक है, अब ट्रेनिंग का अगला स्टेज शुरू करते हैं, उसने कहा। वो पीछे हटी और तैयार हो गई। हम लड़ने वाले हैं, कुसानागी ने कहा। ऊका बोली, मुझे कोई ऐतराज नहीं, मैं तुम्हारी असली ताकत देखना चाहती हूँ। उसने आक्वा सॉर्सरी का पहला स्तर इस्तेमाल किया और पानी के कई हमले फेंके
मगर कुसानागी ने सब आसानी से रोक दिए। ऊका हैरान रह गई, उसने ये कैसे किया? कुसानागी ने हल्के से कहा, पहले स्तर का मैजिक बैरियर, बिना एट्रीब्यूट के। कुसानागी ने ठंडे लहजे में कहा, अगर तुम इतनी कमजोर बैरियर भी नहीं तोड़ पाई तो अपनी बहन को हराने की उम्मीद छोड़ दो। ऊका घबरा गई और गुस्से में आइस बुलेट्स फेंकने लगी। कुसानागी ने समझाया, अटैक करते हुए रुको मत, चलते रहो। रुकने का मतलब है हार जाना, खासकर अगर सामने वाला मेज स्किल्ड हो। ऊका ने कोशिश जारी रखी, मगर थोड़ी देर बाद थक कर गिर पड़ी। उसने कहा, इतनी मैजिक पावर यूं बर्बाद करना गलत है। एफिशिएंसी सबसे जरूरी है। अगर तुम मैजिक पावर को कंट्रोल करना सीख जाओ तो बिना इनकैंटेशन के भी स्पेल डाल सकती हो। कुसानागी ने कहा, ध्यान से देखो। उसने 2 बार डमी की तरफ फायर ब्लास्ट फेंका और उसे बताया कि वो अपनी मैजिक कैसे कंट्रोल करता है। ऊका ने देखा कि उसके अटैक्स में उसकी तुलना में बहुत कम मैजिक पावर थी। उसने माना कि कुसानागी सही है। कुसानागी ने कहा, अगर तुम मैजिक को एडजस्ट करना सीख गईं, तो फिर इनकैंटेशन की कोई जरूरत नहीं। अब ऊका को समझ आया कि चांटिंग सिर्फ टाइम वेस्ट है। उसने पूछा, मतलब मुझे स्पेल बोलने की जरूरत नहीं? कुसानागी ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन पहले इनकैंटेशन को शॉर्टन करना सीखो। जितना छोटा मंत्र उतनी कम मैजिक बर्बाद होगी और तुम्हारी मैजिक क्राफ्ट और पावरफुल बनेगी। फिर उसने आदेश दिया, अब उठो और फिर से लड़ो। ऊका ने हिचकिचाकर कहा, इतनी जल्दी? कुसानागी ने ठंडी निगाहों से कहा, वरना सब बेकार है। ट्रेन ऐसे करो जैसे तुम्हारी जान उसी पर टिकी हो। उसकी आवाज सुनकर ऊका डर गई और जमीन पर गिर पड़ी। कुसानागी झुका और बोला, ठीक हो, कल से ये डेली रूटीन होगा। मगर उसने देखा कि वो उसकी बात भी नहीं सुन पा रही। उस रात कुसानागी हराजुकु पहुंचा। वहां भी उसने कुछ मॉन्स्टर्स की मौजूदगी महसूस की थी। वो इलाके का जायजा लेने आया था। वो लगातार मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट कर रहा था, मगर फिर भी उनकी संख्या कम नहीं हो रही थी। अचानक उसने देखा कि एक मैजिकल बीस्ट किसी बच्चे पर हमला कर रहा है। वो फौरन दौड़ा और बिना किसी मुश्किल के उस मॉन्स्टर को मार गिराया। उसने झुककर बच्चे से पूछा, तुम ठीक हो? लेकिन बच्ची ने धन्यवाद देने के बजाय उसका फोटो खींचना शुरू कर दिया। कुसानागी को ये अजीब लगा। वो तुरंत वहां से निकल गया और सोचा, लोग अब सच में अजीब हो गए हैं। उसने तय किया कि अगली बार चेहरा अच्छी तरह ढकेगा। अगले दिन फिर से उसने ऊका की ट्रेनिंग शुरू की। वो जल्दी ही थक गई और गिर पड़ी। ड्यूअल के दिन नजदीक आ रहे थे। कुसानागी को लगा उसकी प्रोग्रेस ठीक है, मगर रूका से तुलना में वो अभी बहुत पीछे है। उसने कहा, अगर चाहो तो यहीं रुक सकती हो। ऊका उठ खड़ी हुई। मैं पूरी जिंदगी अपनी बहन से कंपेयर होती रही हूँ, हर बार हारी हूँ, मगर अब हार मानने वाली नहीं। मैं मैजिक क्राफ्ट नहीं छोड़ूंगी। कुसानागी ने कहा, इस तरह तो कभी सक्सीड नहीं कर पाओगी। वो बोली, तो सख्ती बढ़ाओ। कुसानागी ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, फिर मैं नहीं रुकूंगा। वो खुश होकर फिर से तैयार हो गई। ट्रेनिंग तेज हो गई। कुसानागी ने उसे कई नई टेक्निक्स सिखाई। सूरज ढलते ढलते ऊका बेहोश होकर गिर पड़ी और कुसानागी उसे गोद में उठाकर घर ले गया। कुछ दिन बाद उसने कहा, अब तुम तैयार हो। ऊका ने थककर जमीन पर गिरते हुए राहत की सांस ली। कुसानागी ने उसकी मेहनत की तारीफ की। ऊका मुस्कुराई, थैंक यू, और उसके शब्द सुनकर खुश हो गई। चैलेंज वाले दिन कुसानागी ने पूछा, तैयार हो? ऊका ने दृढ़ता से कहा, हाँ। जैसे ही वे एकेडमी के गेट के पास पहुंचे, उन्होंने देखा कि वहां भीड़ जमा है। दर्जनों रिपोर्टर उनके चारों ओर गिर गए। क्या आप सच में नोबल परिवार की मिजुहा युइका हैं? रिपोर्टर्स उससे मैजिक ड्यूअल के बारे में कुछ शब्द मांगते हैं और पूछते हैं, क्या वो अपनी बहन से लड़ने वाली है? कुसानागी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। ऊका समझाती है कि उसका परिवार बहुत बड़ा है और क्योंकि वो अपनी सिस्टर से लड़ने जा रही है, इसलिए मीडिया का यूं एक्टिव होना नॉर्मल है। कुसानागी हैरान होता है कि लोग सिर्फ 2 स्टूडेंट्स की लड़ाई को इतना सीरियसली ले रहे हैं। फिर उसे याद आता है, मिजुआ फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है। वो सब ट्रेनिंग ग्राउंड पर पहुंचते हैं, जहां चारों तरफ एक ह्यूज ऑडियंस है, जैसे कोई इवेंट चल रहा हो। उसे लगता है ये सब ज्यादा है, लेकिन ऊका बताती है कि स्टूडेंट्स के बीच ड्यूअल बहुत रेयर होता है, इसलिए लोग इसे एक चैलेंज नहीं बल्कि इवेंट की तरह देखते हैं। दोनों को स्टेज पर बुलाया जाता है। ऊका तैयार होती है, पर अचानक उसका शरीर कांपने लगता है। कुसानागी उसे आश्वासन देता है, फोकस रखो, मेहनत करो। उसकी बातें सुनकर ऊका शांत होती है, मुस्कुराती है और बिना हिचकिचाए स्टेज की तरफ बढ़ जाती है। रूका उसे देख हैरान होती है कि उसकी छोटी बहन भागी नहीं। ऊका आत्मविश्वास से सिर हिलाती है, मैं हारने नहीं आई। रूका हंसकर उसे रूड कहती है, क्या सोचती हो, अपनी बड़ी बहन को हरा लोगी? पर ऊका साफ बोलती है, मैं जरूर जीतूंगी। रूका नोटिस करती है कि सिर्फ 2 हफ्तों में ऊका वाकई बदल गई है। ड्यूअल शुरू होता है। युइका फौरन अपना मैजिक सर्कल बनाती है। रूका अटैक करती है। कुसानागी ध्यान से देखता है। वो समझता है कि बैटल में मूवमेंट और मैजिक कास्ट साथ साथ करना बेसिक स्किल है, पर ऊका नर्वस होकर वही भूल चुकी है। अब उसके पास
पास कोई एडवांटेज नहीं। दोनों वाटर मैजिक लेवल 1 से अटैक करती हैं, पर इस बार ऊका टिकती है। रूका को हैरानी होती है कि वो वाकई स्ट्रांग हुई है। रूका मुस्कुराकर मानती है, 2 हफ्तों में तुमने ताकत बढ़ाई है। ऊका खुश होती है, पर रूका कहती है, खुश मत हो, बस तुलना थी। और अब वो लेवल 2 वाटर ब्लिट्स इस्तेमाल करती है। ऊका संभल नहीं पाती, जमीन पर गिर जाती है, सीधा कुसानागी के पास। वो उसे देखता है, जानता है कि उसकी एन्चांटिंग स्किल्स अच्छी हैं, पर उसकी बहन बहुत मजबूत है। रूका हंसकर कहती है, इतना क्रूल भी न बनो, उठा तो लो उसे। कुसानागी कहता है, जरूरत नहीं। रूका समझ नहीं पाती, तभी ऊका उठ खड़ी होती है। सब दंग रह जाते हैं। रूका चौंक जाती है। लेवल 2 ब्लिट्स के बाद भी ऊका कहती है, मैं जरूर जीतूंगी। उसके लिए मैजिक क्राफ्ट ही सब कुछ है। हार भी गई तो फर्क नहीं, लेकिन मैजिक क्राफ्ट नहीं छोड़ेगी। वो फिर से अटैक करती है। दोनों बहनें भिड़ती हैं, पर अंत में ऊका अपनी मैजिक पावर ज्यादा इस्तेमाल कर गिर पड़ती है। अनाउंसर घोषणा करता है, कंटेस्टेंट युइका की मैजिक पावर खत्म हो चुकी है। रूका विजेता है। ऊका उठने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। कुसानागी कहता है, ये मैजिक यूसेज की लड़ाई थी और वो मैजिक अमाउंट में हार गई। रूका कहती है, देखा, वो टैलेंटलेस है। कुसानागी मानता है, हाँ, वो टैलेंटलेस है, क्लमजी भी, लेकिन उसने दिन रात मेहनत की, बिना हार माने। रूका चुप हो जाती है। वो आगे कहता है, मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो गिरकर भी उठते हैं, जैसे युइका। ऊका रो पड़ती है। कुसानागी सबके सामने कहता है, युइका मेरी डिसाइपल है और मैं उसे कम मत समझने नहीं दूंगा। रूका गुस्से में कहती है, बड़े आए 100 मैजिक पावर वाले। कुसानागी ठंडे लहजे में जवाब देता है, उसी 100 पावर से मैं तुम्हें हराऊंगा। रूका हंसकर कहती है, फाइन, देखते हैं। फिर वो कत्सुरागी को बुलाती है, अब तुम्हारी बारी। कत्सुरागी जोश में आता है, समझाने की जरूरत नहीं, मैं जल्दी खत्म कर दूंगा। वो ऊका को उठाकर बाहर ले जाता है, कहता है, आराम करो और अगली लड़ाई ध्यान से देखना। ऊका उसकी बातों को समझती है। तभी उसे एहसास होता है कि उसके शरीर का दर्द गायब हो चुका है। उसके हाथों पर अब कोई जख्म नहीं। इस बीच हमारा बॉय स्टेज पर कदम रखता है। मन ही मन मानता है, 100 मैजिक पावर से जीतना मुमकिन नहीं, लेकिन पूरा फोकस रखूंगा तो शायद। वो नॉन एट्रीब्यूट अटैक का इस्तेमाल करता है, बिना किसी इनकैंटेशन के। इस बार वो मैजिक बैरियर भी नहीं बना रहा। जानता है कि अगर सीधा वार लगा तो जान जा सकती है। फिर भी उसके अंदर एक अजीब एक्साइटमेंट है। काफी थ्रिलिंग है ये। कत्सुरागी सामने आता है, मुस्कुराकर कहता है, सॉरी, मैं रुकने वाला नहीं। कुसानागी पलटकर बोलता है, रुकना तुम्हें पड़ेगा। ऑडियंस में सब कत्सुरागी को चीयर करते हैं, डरते हैं कि अगर उसने पूरा पावर छोड़ा तो चैलेंजर बच नहीं पाएगा। वो सबकी परवाह किए बिना अपनी 8000 मैजिक पावर एक्टिवेट करता है। कुसानागी नोटिस करता है, इतना भी बड़ा नहीं, पर आज तो मैं सिर्फ 100 मैजिक पावर यूज कर रहा हूँ, शायद मर भी जाऊं। मैच शुरू होता है। कत्सुरागी मुस्कुराकर कहता है, उम्मीद है बाद में ग्रज नहीं रखोगे। वो मैजिक सर्कल बनाता है, सोचता है कुसानागी वाकई उन डिलिंक्वेंट्स को हराने लायक है या नहीं। आओ, ये अटैक झेल कर दिखाओ। लेकिन उसके पूरा बोलने से पहले ही कुछ उसकी पेशानी पर लगता है। थक, एक मैजिक बुलेट। कुसानागी सांस छोड़ते हुए कहता है, स्लो हो तुम। पूरा हॉल चुप। अनाउंसर हैरान होकर चिल्लाता है, कॉन्टेस्टेंट कुसानागी विन्स। रूका के होश उड़ जाते हैं। उसका दोस्त एक वार में बेहोश। उसने कोई इनकैंटेशन भी नहीं किया। आखिर ट्रिक क्या थी? कुसानागी मुस्कुराकर कहता है, अब खुश हो, जल्दी खत्म हो गया। रूका झल्लाकर मुंह फेर लेती है। युइका भी हैरान, क्या उसने सच में उसे हरा दिया? रूका धीरे से मानती है, वो स्ट्रांग है। कुसानागी मुस्कुराकर कहता है, तुमसे भी ज्यादा। वो घूर कर बोलती है, नॉनसेंस बंद करो। और तभी वो अपनी 10,000 मैजिक पावर छोड़ देती है। कुसानागी अपनी मैजिक परसेप्शन से देखता है, हाँ, ये पिछले वाले से कहीं ज्यादा स्ट्रांग है। अनाउंसर बोलता है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। कुसानागी ने लड़ाई का तरीका ही बदल दिया है। ऑडियंस में सन्नाटा है। अगला मैच तय करेगा असली विक्टर कौन है। तीसरा मैच शुरू। कुसानागी फिर वही ट्रिक दोहराता है, मैजिक बुलेट्स हवा में छोड़ता है। रूका वाटर मैजिक से उन्हें रोकती है। कुसानागी के पास सिर्फ 100 मैजिक पावर है, मतलब कोई असर तभी होगा जब बुलेट उसके फॉरहेड पर लगे। लेकिन रूका पहले ही समझ चुकी है, उसने फॉरहेड को प्रोटेक्ट किया है और बिना मूव हुए मैजिक कास्ट कर रही है। वो लगातार वाटर अटैक्स करती है, पर कुसानागी अब भी सीधा खड़ा है, एक भी चोट नहीं। ऑडियंस हैरान, वो भीगा तक नहीं। युइका सोचती है, उसने कुछ किया है, कोई टेक्निक जरूर है। रूका फिर अटैक करती है, पर इस बार कुसानागी बिजली जैसी स्पीड से मैजिक डॉज कर देता है। रूका सब समझ जाती है।
फिर भी कुछ बोल नहीं पाती। उका फुसफुसाती है, मैजिक को मैजिक से काउंटर किया जा सकता है। पावर का फर्क हो, फिर भी बचने का तरीका होता है। ऑडियंस भी जानता है यही एकमात्र रास्ता है डैमेज से बचने का। रुका दांत पीसती है। लेवल 2 की टेक्निक्स में अलग स्पीड और मास होती है, फिर भी ये अछूता कैसे? कुसानागी मुस्कुराता है। अगर सेंस और डिटेक्ट सही हो तो डॉज आसान है, पर इसके लिए दिल चाहिए। रुका अब सीरियस हो जाती है। उसकी आंखों में नीली चमक दौड़ती है और वो तीसरी स्पेल छोड़ती है, अजोरा स्प्लैश। ऑडियंस चिंता में डूब जाती है। सब जानते हैं अगर कुसानागी इस वार से टकरा गया तो अंजाम विनाशकारी होगा। रुका थक चुकी है, पर उसे यकीन है कि अब वो इस अटैक को डॉज नहीं कर पाएगा। तभी अचानक एक मैजिक बुलेट उसके माथे पर लगती है और वो जमीन पर गिर जाती है। वो हैरान है कि कुसानागी अब भी कैसे खड़ा है। वो कांपती आवाज में पूछती है, कैसे बच गया तू? कुसानागी शांति से बताता है, मैंने मैजिक ड्रेनिंग टेक्निक यूज की जो मैजिक क्राफ्ट को खा जाती है, बस बीच से होकर निकल गया। रुका पहले तो चुप रह जाती है, फिर जोर से हंसकर अपनी हार मान लेती है। अनाउंसर की आवाज गूंजती है, विनर कुसानागी मना दो। युइका दौड़कर स्टेज पर पहुंचती है। तुम दोनों ठीक तो हो? कुसानागी मुस्कुराकर कहता है, सब बढ़िया, और हाँ, मैं जीत गया। युइका के चेहरे पर सच्ची खुशी झलकती है। रुका भी अपना वादा निभाती है, अब जो चाहो कर सकते हो। कुसानागी खुश है कि सब कुछ अच्छे से खत्म हुआ। वो नोटिस करता है कि ऊका के जख्म इतने गहरे नहीं थे, शायद रुका ने लड़ाई में हाथ रोका था। रुका शर्म से कहती है, मैं बस थोड़ा ध्यान रख रही थी। कुसानागी कहता है, ऊका 2 हफ्तों में काफी मजबूत हुई है, अब उसे ओवर प्रोटेक्ट करने की जरूरत नहीं। ऊका दृढ़ स्वर में बोलती है, मैं और मजबूत बनूंगी ताकि दीदी को मेरी चिंता न करनी पड़े। रुका मुस्कुराती है, अब सच में अपनी बहन पर विश्वास करने लगती है। कुसानागी दोनों बहनों को देखकर सुकून महसूस करता है, लेकिन तभी हवा भारी हो जाती है। एक भयंकर दबाव पूरे मैदान में फैलता है। आसमान लाल हो उठता है। कुसानागी का दिल कांप जाता है। ये एबनॉर्मल मैजिक है। क्या कैलेमिटी फिर से शुरू हो रही है? उसी वक्त तादनो और उसकी गैंग कुसानागी का बैग खंगाल रही है। डुएल के बाद उनके कई साथी गायब हो चुके हैं। एक लैकी कहता है, सर, इसमें तो बस टेक्स्ट बुक्स हैं। तादनो गुस्से में फुसफुसाता है, ये लड़का कुछ छिपा रहा है, वरना इतना पावरफुल स्पेल वो नहीं चला सकता। तभी एक लैकी खिड़की से बाहर झांकता है और डर से पीछे हट जाता है। तादनो पास जाकर देखता है, पूरा आसमान लाल। कोई कहता है, क्या ये कैलेमिटी है? तादनो इनकार करता है, नहीं, ये नहीं हो सकता। ट्रेनिंग ग्राउंड पर कुसानागी ऊपर देखता है। उसके चेहरे पर चिंता साफ झलकती है। इतनी तीव्र मैजिक एनर्जी अचानक कैसे? ऑडियंस घबराकर चिल्लाने लगती है। क्या कैलेमिटी सच में हो रही है? कुसानागी सोचता है, क्या इसका रिश्ता शिंजुकू से है? पहली कैलेमिटी भी वहीं हुई थी। उसे समझ नहीं आता ये कोइंसिडेंस है या कोई इशारा। तभी पोर्टल्स खुलने लगते हैं और मैजिकल बीस्ट्स बाहर झरने की तरह निकलने लगते हैं। स्टूडेंट्स चिल्लाते हैं, लेकिन टीचर उन्हें शांत करता है और सुरक्षित जगह ले जाने की कोशिश करता है। कुसानागी बिना वक्त गंवाए कई मैजिक बुलेट्स फायर करता है और मॉन्स्टर्स को गिरा देता है। फिर वो मैजिक से आवाज बढ़ाकर सबको संबोधित करता है, सब काल्म रहो, अभी सिर्फ वीक मॉन्स्टर्स आ रहे हैं। ये कैलेमिटी की शुरुआत है। दिमाग से काम लो और मेरी बात सुनो। वो आदेश देता है, सब जिम्नेजियम की तरफ ग्रुप में निकलो, अकेले मत जाओ। वो रुका और बाकी को भी इवैक्यूएट करने को कहता है। टीचर पूछता है, तुम क्या करने वाले हो? कुसानागी जवाब देता है, स्कूल बिल्डिंग में जो लोग फंसे हैं उन्हें बचाने जा रहा हूँ। टीचर डरता है, अकेले जाना बेवकूफी है। पर तभी कत्सुरागी आगे बढ़कर कहता है, वो अकेला नहीं जाएगा, मैं साथ हूँ। टीचर हिचकिचाता है, पर फिर मान जाता है, बस ध्यान रखना। कात्सुरागी मुस्कुराकर बोलता है, रिलैक्स, मरने वाला नहीं हूँ। कुसानागी कंधे उचकाकर ऊका से कहता है, मैं जा रहा हूँ। ऊका चिंता से कहती है, सावधान रहना, और कात्सुरागी बिजली की तरह भागता है। सिर्फ 10 सेकंड में 100 मीटर पार। वो प्रोटोगोनिस्ट से पूछता है, क्या तुम मेरी स्पीड पकड़ सकते हो? तभी कुसानागी अपने मैजिक सर्कल्स एक्टिव करता है और पागलपन भरी स्पीड से आगे बढ़ जाता है, जिससे सीनियर दंग रह जाता है। वो साफ कर देता है कि इस बार वो आगे जा रहा है। कात्सुरागी मानता है कि उसकी स्पीड कमाल की है, लेकिन कहता है कि सिर्फ स्पीड काफी नहीं होती। अब वो कुसानागी को गौर से देखने का फैसला करता है ताकि उसकी असली ताकत जान सके। वो सबको बचाते हुए उसके बारे में और समझना चाहता है। हमारा लड़का परसेप्शन स्किल से स्कूल के अंदर 58 मैजिक यूजर्स डिटेक्ट करता है। उसे शक है कि शायद कुछ ऐसे भी हैं जिनके पास कोई मैजिक पावर नहीं है। अगर ये सच है तो वो पूरे स्कूल की जांच कर सबको बचाने का निश्चय करता है। तभी कुछ छात्र जादुई बीस्ट्स के हमले में फंस जाते हैं। कुसानागी खिड़की तोड़कर अंदर घुसता है और अपने मैजिक बुलेट से सभी मॉन्स्टर्स को पल भर में खत्म कर देता है। लड़कियां हैरान रह जाती हैं। तभी एक मॉन्स्टर पीछे से उस पर हमला करने की कोशिश करता
आता है, पर वो बिना मुड़े उसे मार गिराता है। कत्सुरागी वहां पहुंचता है और पूछता है कि क्या वो ठीक है। कुसानागी कहता है कि सबको जल्दी से निकालो और खुद आगे बढ़ जाता है। कत्सुरागी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो बहुत तेज है, पकड़ में नहीं आता। वो खुद मानता है कि शायद वो बोझ बन रहा था। उसे यकीन नहीं होता कि उस लड़के ने एक मैजिकल बीस्ट को इतनी आसानी से हरा दिया। वो खुद से पूछता है, आखिर ये है कौन? कुसानागी स्कूल की गलियों में दौड़ता हुआ और छात्रों को ढूंढने लगता है। वो जानता है कि चाहे चाहे तो एक साथ सारे मॉन्स्टर्स को मिटा सकता है, लेकिन स्कूल के अंदर ऐसा करना खतरनाक होगा। किसी स्टूडेंट को चोट लग सकती है। इसलिए वो खुद हर मॉन्स्टर के पीछे जाता है और लो ग्रेड मैजिक से उन्हें खत्म करता है ताकि कोई घायल न हो। एक क्लासरूम में घुसकर वो और बीस्ट्स को हराता है, छात्रों को बचाता है जो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। सब उसके शुक्रगुजार हैं, लेकिन वो जानता है कि उसके पास समय नहीं है। वो जल्दी जल्दी जिम्नेशियम की ओर भागता है ताकि बाकी छात्रों की मदद कर सके। दूसरी ओर कत्सुरागी कुछ बच्चों को बचाकर उन्हें भरोसा दिलाता है कि वो मॉन्स्टर को संभाल लेगा। तभी एक छात्र आसमान की ओर इशारा करता है। वहां कुछ बच्चे जादुई बबल्स में तैरते हुए नीचे उतर रहे होते हैं। वो हैरान होता है कि कुसानागी क्या कर रहा है। असल में हमारा लड़का उन्हें कत्सुरागी की ओर भेज रहा था, क्योंकि उसे भरोसा है कि वो सबका ध्यान रख सकता है। तभी उसे एक और खतरा महसूस होता है। एक लड़की एक विशाल मॉन्स्टर के सामने कांप रही होती है। वो रोते हुए मदद के लिए चिल्लाती है। अचानक एक विशाल मैजिक बुलेट उस बीस्ट को उड़ा देता है। वो पहचान जाती है कि ये वही बुलेट है जिसने पिछली बार भी उसे बचाया था। कुसानागी सामने आता है और पूछता है कि क्या वो घायल है। लड़की को एहसास होता है कि वही उसकी जान बचाने वाला है। 2 बार वो उससे पूछती है कि क्या वही प्रैक्टिस क्लास वाली घटना के पीछे भी था। हमारा लड़का मुस्कुराकर हाँ कहता है। लड़की राहत से रो पड़ती है और कहती है, थैंक यू फॉर सेविंग माई लाइफ ट्वाइस। कुसानागी शांति से जवाब देता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं। तभी हाँफता हुआ कत्सुरागी पहुंचता है और पूछता है, अब किसे बचाना है? कुसानागी लड़की को आदेश देता है कि वो कत्सुरागी के साथ रहे, क्योंकि अब उसे आगे बढ़ना है। लड़की उसे रोकने की कोशिश करती है, मगर वो बिना पीछे देखे चला जाता है। कत्सुरागी बस देखता रह जाता है, सोचता है कि ये लड़का आखिर देख क्या रहा है। कुसानागी जानता है कि अब भी कई लोग स्कूल में फंसे हैं। उसके पास पुलिस के आने का इंतजार करने का वक्त नहीं है। उसे हर हाल में सभी को जल्द से जल्द बचाना है। इसी बीच प्राइम मिनिस्टर के दफ्तर में खबर पहुंचती है, कमुई मैजिक एकेडमी पर कैलामिटी ने हमला किया है। सब हैरान हैं। एक अफसर कहता है, ये फिर कैसे हो सकता है? पिछली कैलामिटी तो 50 साल पहले हुई थी। सबके चेहरों पर डर और अविश्वास छा जाता है। प्रधानमंत्री से उनके अधिकारी जल्दी से प्लान बनाने को कहते हैं, मानते हुए कि शायद उनका देश किसी श्राप का शिकार हो गया है। प्रधानमंत्री उन्हें बताते हैं कि बीस्ट काउंटर मेजर डिवीजन, पुलिस डिपार्टमेंट और मैजिक नोबल्स सभी से संपर्क किया जा चुका है। साथ ही GSDF यानी सेल्फ डिफेंस फोर्स ने भी कैलामिटी से निपटने की तैयारी शुरू कर दी है। उनके अधिकारी याद दिलाते हैं कि उनके पास असली मेजेस नहीं हैं, सिर्फ वो लोग हैं जो आपदाओं को नियंत्रित करने में विशेषज्ञ हैं। प्रधानमंत्री गहरी सांस लेकर कहते हैं कि उन्हें यह सब पता है। पिछले कई सालों से हम आरामदायक और शांतिपूर्ण जीवन जी रहे थे। किसी ने सोचा ही नहीं था कि फिर से कैलामिटी लौटेगी। उन्होंने बताया कि देश का लगभग सारा सैन्य बजट अंतर्राष्ट्रीय रक्षा मामलों में खर्च हो गया है। अब उनके पास कोई और विकल्प नहीं सिवाय इसके कि बीस्ट्स और डीमंस से निपटने का काम पुलिस और नोबल मेजेस के हवाले किया जाए। वो निराश हो जाते हैं ये सोचकर कि 50 साल पुरानी वही आपदा अब फिर लौट आई है और इस बार उनके पास इचामी मनातो भी नहीं है। दूसरी ओर एक कार में बैठी लड़की अपने सीनियर से पूछती है, क्या ये सच में फिर से कैलामिटी हो रही है? सीनियर गंभीरता से सिर हिलाकर कहता है, हाँ, ये निश्चित रूप से वही है। लड़की के चेहरे पर डर और बेचैनी उतर आती है। 50 साल की शांति के बाद उसे यकीन नहीं होता कि ये सब फिर हो रहा है। सीनियर कहता है, डर मत, ये हमारा काम ही है। उसका नाम है शिदू शुगो, मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट से। लड़की दृढ़ होकर कहती है कि वो भी अपना बेस्ट देगी। उसका नाम है सार्जेंट सोनाटा कैरन। इसी बीच न्यूज रिपोर्टर्स हेलीकॉप्टर से मैजिक एकेडमी पहुंच जाते हैं। एक रिपोर्टर कैमरे की ओर देखता है और कहता है, हम अभी कमुई मैजिक एकेडमी में हैं, जहां कैलामिटी शुरू हो चुकी है। वह बताता है कि आसमान पूरी तरह लाल हो चुका है और लगातार मॉन्स्टर्स बाहर निकल रहे हैं। दूसरी महिला रिपोर्टर जोड़ती है कि ये मैजिकल बीस्ट्स अचानक कहीं से भी प्रकट होने लगे हैं, इसलिए छात्र फिलहाल जिम्नेजियम में शरण लिए हुए हैं। स्कूल में टीचर छात्रों को निर्देश दे रहे हैं कि वे शांत रहें। ये सिर्फ मैजिकल बीस्ट्स हैं। टीम वर्क सही रहा तो इन्हें हराना मुश्किल नहीं। पूरी दुनिया अब ये खबर देख रही है। कुछ बच्चे जो टीवी पर ये देख रहे होते हैं
अचानक समझते हैं कि एकेडमी तो उनके घर के पास ही है। दोनों घबरा कर कहते हैं, हमें अभी भागना होगा। बाहर की सड़कों पर अफरा तफरी मच जाती है, लोग चिल्लाते हुए भाग रहे हैं। दो आदमी दूर से यह सब देखकर समझते हैं कि हालात अब भयावह हो चुके हैं। न्यूज चैनल्स पर यह देखकर दर्शक चिंतित हो उठते हैं। उधर हमारा कुसानागी उन असंख्य मॉन्स्टर्स को देखकर समझ जाता है कि अब सेकंड स्टेज शुरू होने वाली है। इसका मतलब अब और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स आने वाले हैं। वो जानता है कि हर स्टेज के साथ सब कुछ और कठिन होता जाएगा। अब इन बीस्ट्स को मारना बेकार है, क्योंकि जब तक बॉस मॉन्स्टर को नहीं हराया जाता तब तक ये रुकेंगे नहीं। और वो जानता है कि बॉस केवल फाइनल स्टेज में ही दिखाई देगा, इसलिए उसे धैर्य रखना होगा। वो थोड़ी झुंझलाहट महसूस करता है, लेकिन फिर भी लोगों को बचाने में लगा रहता है। वो 20 लोगों को रेस्क्यू करता है और मैजिक बबल्स के जरिए उन्हें सुरक्षित जगह तक भेज देता है। मगर स्टूडेंट्स हर जगह बिखरे हुए हैं, जिससे उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाता है। वो अब अगली स्टेज की ओर बढ़ने का निर्णय लेता है। इसी बीच एक क्लासरूम में तदानो बार बार फायर मैजिक चलाता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। उसकी मैजिक खत्म हो जाती है और सामने एक डीमन सोल्जर खड़ा है। उसका पूरा गैंग रोने लगता है। हम इतने अनलकी क्यों हैं? उसके दोस्त याद दिलाते हैं कि उन्होंने उसे पहले ही चेतावनी दी थी। तदनो गुस्से से सोचता है कि जब कुसानागी एक बार में मॉन्स्टर को खत्म कर सकता है तो वो क्यों नहीं कर पा रहा। तभी प्रोटोगोनिस्ट अंदर आता है और कहता है, क्योंकि तू कमजोर कचरा है। तदानो की आंखें फैल जाती हैं। एक मैजिक बुलेट उसकी आंखों के सामने डीमन सोल्जर को उड़ा देती है। वो अविश्वास में देखता है कि कुसानागी क्लासरूम में दाखिल हो चुका है। हमारा लड़का बिना कुछ कहे मुड़ता है और चुपचाप वहां से निकल जाता है। तदानो गुस्से में कहता है कि फिर वही हुआ, उसे फिर से कुसानागी ने बचा लिया। वो लड़के से कहता है रुक जाओ और पूछता है कि आखिर क्यों उसने उसे दोबारा बचाया, जबकि वो इतना अनोइंग है और हमेशा कचरे जैसा बर्ताव करता है। प्रोटैगनिस्ट बस मुस्कुराकर कहता है, कोई खास वजह नहीं है, मैंने बस बचा लिया क्योंकि मेरे पास ताकत है। तदानो उसके शब्द सुनकर उलझ जाता है। वो खुद को इंफीरियर महसूस करने लगता है और इंसल्ट करने की कोशिश करता है। कहता है, तू तो मैजिक प्रॉपरली यूज भी नहीं कर पाता। तदानो हैरान है कि अचानक कुसानागी इतना पावरफुल कैसे बन गया। कुसानागी सच बताता है, असल कुसानागी तो कार एक्सीडेंट में मर चुका था, मैं रिबॉर्न हुआ हूँ। तदानो इसे समझ नहीं पाता। कहता है कि मौत के किनारे कोई कैसे स्ट्रॉन्गर हो सकता है। वो खुद को ग्रेट मेज समझता था, लेकिन कुसानागी जैसे ट्रैश से हार गया। हमारा लड़का कामली कहता है, तू वीक ट्रैश है, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लोग कमजोरों को दबाते नहीं और कमजोर भी उनसे कमजोरों को नहीं दबाते। वो तदानो की कमजोरी बताता है। कहता है कि तेरी सुपीरियरिटी की फीलिंग ने तुझे बेवकूफ बना दिया, तुझे लगा तू कुछ खास है। कुसानागी साफ बोल देता है, तेरे जैसे वीक ट्रैश की औकात नहीं कि मेरे सामने आकर जीतने का सोच सके। तदानो फाइनली टूट जाता है और घुटनों पर गिरकर मान लेता है कि वो रियलिटी से भाग रहा था। उसकी पावर जूनियर हाई से ज्यादा नहीं बढ़ी थी। वो अपनी फ्रस्ट्रेशन दूसरों पर निकाल रहा था। वो रोते हुए कन्फेस करता है कि उन्हें सबको कुसानागी ने बचाया। उसके लैकीज भी सुनते हैं और वो लगातार रोता रहता है। इस बीच प्रोटैगनिस्ट क्लासरूम के मॉन्स्टर्स को हरा देता है। तभी एक डीमन सोल्जर इमारत में दाखिल होता है उसे मारने के लिए। वो मैजिक बुलेट चलाता है, पर वो स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर आसानी से डॉज कर देता है। मजबूर होकर लड़का अपनी फायर मैजिक अनलीश करता है और उसे आसानी से हरा देता है, लेकिन देखता है कि डीमन सोल्जर्स की संख्या तेजी से बढ़ रही है। वो स्टूडेंट्स को भरोसा दिलाता है कि घबराओ मत, सब संभाल लिया है। दूसरी तरफ कत्सुरागी गुस्से में कहता है कि सारा काम उसी पर क्यों डाल दिया गया। वो फायर मैजिक से कुछ बीस्ट्स खत्म करता है और स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करता है। वो एक फीमेल स्टूडेंट से कहता है, चिंता मत करो, मैं सबको बचाऊंगा। उसके शब्दों से स्टूडेंट्स शांत हो जाते हैं और चीर करने लगते हैं। कत्सुरागी बीस्ट्स की आर्मी देखकर सोचता है कि मैं इन सब के सामने स्टूडेंट्स को कैसे बचाऊंगा। तभी कुसानागी अचानक प्रकट होता है और मदद की पेशकश करता है। कत्सुरागी डरकर कहता है कि ऐसे मत आया कर, दिल बैठ गया। हमारा बॉय कहता है कि जैसे ही वो सारे मॉन्स्टर्स खत्म कर ले तुरंत जगह छोड़ दे, लेकिन कत्सुरागी घबराया है। कहता है इतनी बड़ी आर्मी को हराना असंभव है, रूट बदल लेते हैं। प्रोटैगनिस्ट बिना एट्रीब्यूट की मैजिक यूज करता है और सारे मॉन्स्टर्स यहाँ तक कि डीमन सोल्जर्स को भी एक पल में खत्म कर देता है। सब हैरान रह जाते हैं। वो कत्सुरागी से कहता है, स्टूडेंट्स को बाहर ले जा, जल्दी मूव करो। कत्सुरागी आदेश देता है और सब भागते हुए मैजिक बुलेट्स को देख चकित होते हैं। वो नर्वस हंसी के साथ सोचता है कि कुसानागी वाकई कितना स्ट्रांग है। सबके चले जाने के बाद हमारा बॉय फिर से स्कूल के अंदर लौटता है, वहां उन स्टूडेंट्स को खोजने जो अब भी खतरे में हैं। टीचर बाकी स्टूडेंट्स को मोटिवेट करता है, हार मत मानो, आगे बढ़ो।
ऊका थकने लगती है, तभी रूका पीछे से कहती है, अंदर जाकर आराम कर वरना बर्डन बन जाएगी। ऊका जवाब देती है, हमारे पास रेस्ट का टाइम नहीं है, मैं लड़ूंगी। अंततः कत्सुरागी रेस्क्यूड स्टूडेंट्स को जिम्नेजियम तक पहुंचाता है। टीचर उसे प्रेज करता है और आदेश देता है कि सबको अंदर लीड करे। कत्सुरागी हालात पूछता है। रूका निराश होकर बताती है कि वे किसी तरह अपनी जगह संभाल पा रहे हैं। युइका चिंता में पूछती है, कुसानगी का क्या हुआ, लेकिन वो आश्वासन देता है कि हमारा बॉय अब भी जिंदा है और ठीक है। युइका राहत महसूस करती है और मुस्कुरा देती है। कत्सुरागी मानता है कि कुसानगी सच में शानदार है, उसके पास बहुत स्ट्रेंथ है। उसे लगता है अगर वो उनके साथ है तो शायद वे इस कैलेमिटी को पार कर लेंगे। ऊका भी सहमत होती है। अचानक जमीन जोर से हिलने लगती है। सारे स्टूडेंट्स डर जाते हैं और टीचर तुरंत इवैक्यूएशन का आदेश देता है। स्मोक से एक बड़ी आर्मी ऑफ स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स प्रकट होती है। कत्सुरागी डीमन सोल्जर्स को उनके बीच देखता है और मान लेता है कि इस विशाल आर्मी के सामने कुछ नहीं कर सकते, बस भागना ही विकल्प है। सेकंड स्टेज के स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर स्टूडेंट्स का पीछा करते हैं। ऊका भागकर बचने की कोशिश करती है, लेकिन एक मैजिकल बीस्ट उसे निगलने ही वाला होता है। तभी कोई उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये पुलिस विभाग है। शिदू तुरंत आदेश देता है कि सभी बीस्ट्स को एलिमिनेट करो। पुलिस सिविलियंस की सुरक्षा में जुट जाती है। स्टूडेंट्स राहत की सांस लेते हैं, सोचते हैं अब वे सुरक्षित हैं। शिदू कहता है, अब डरने की जरूरत नहीं, पुलिस यहाँ है। वो आदेश देता है कि सब नियम से इवैक्यूएट करें, लेकिन ऊका आगे बढ़कर कहती है कि स्टूडेंट्स भी लड़ने के लिए तैयार हैं। शिदू दोहराता है कि इवैक्यूएट करो, पर ऊका बताती है, हम सिविलियंस नहीं हैं। रूका भी आगे आती है और कहती है, हम मेजेस हैं। शिदू उनकी बात समझता है, बैकअप मांगता है और आदेश देता है कि पीछे से हमला शुरू करें। वो मानता है कि उनके पास लोग कम हैं, इसलिए मेजेस की मदद जरूरी है। झुंझलाकर सोचता है, काश पुलिस इतनी बेकार न होती। सोनाटा अपनी हीलिंग मैजिक से इंजर्ड स्टूडेंट्स की मदद करती है। प्रोटैगनिस्ट देखता है कि आखिर पुलिस पहुंच गई है और फैसला करता है कि बाकी सब उन पर छोड़ दें। वो हैरान होता है कि पुलिस सेल्फ डिफेंस ट्रूप्स से पहले पहुंच गई। उसे लगता है देश के पास नेशनल डिजास्टर के लिए कोई सही प्लान नहीं है। वो सोचता है ये उन लोगों के लिए सबक है जो पीस को ग्रांटेड लेते हैं, लेकिन फिर भी आगे बढ़कर बाकी स्टूडेंट्स को बचाने निकल पड़ता है। न्यूज रिपोर्टर बताती है कि पुलिस पहुंच चुकी है, लेकिन मॉन्स्टर्स और तेजी से बढ़ रहे हैं। वो सोचती है, क्या पुलिस इस कैलेमिटी को संभाल पाएगी, और उम्मीद करती है कि मेज नोबल्स जल्द आएंगे। कुछ स्टूडेंट्स खबर देखकर एक्साइटेड हो जाते हैं कि नोबल्स को एक्शन में देखेंगे। एक बुजुर्ग कपल कहता है, हमने सारे टैक्सेस दिए हैं, अब मेज नोबल्स को इसे संभालना चाहिए। रिपोर्टर उम्मीद जताती है कि वे जल्दी आए। एक मैंशन में एक नोबल अपने बटलर से कहता है कि कैलेमिटी को नजरअंदाज करो। वो फूका जिन है, फूका हाउस होल्ड का हेड, एक मेज नोबल। बटलर फिर पूछता है और फूका कहता है कि ये बस स्मॉल स्केल कैलेमिटी है, पुलिस संभाल लेगी। बटलर पूछता है कि वो कहाँ जा रहा है, तो नोबल कहता है, सोने। बटलर शांत होकर कहता है, गुड नाइट सर। वापस स्कूल में शिदू देखता है कि हालात बिगड़ रहे हैं। वो अपने आदमी से पूछता है कि क्या एंट्रेंस के बीस्ट्स को संभाल सकते हैं। जवाब आता है, नहीं, बहुत ज्यादा हैं। शिदू बीस्ट्स की बढ़ती संख्या देखकर सोचता है, क्या सिविलियंस को समय पर बचा पाएंगे। सेल्फ डिफेंस ट्रूप्स को रियर संभालना था, लेकिन वो अब तक नहीं पहुंचे। अब मेज नोबल्स से संपर्क करना ही एकमात्र रास्ता है, पर अजीब बात है, उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा। वे इसके लिए बने थे, फिर भी बिल्कुल बेकार हैं। स्टूडेंट्स पुलिस की मदद से मॉन्स्टर्स से लड़ रहे हैं और शिदू सोचता है कि 50 साल पहले के लोग कैलेमिटीज से कैसे निपटते होंगे। वो उम्मीद करता है कि बॉस ना आए। तभी मॉन्स्टर्स की संख्या अचानक बढ़ जाती है और एक विशाल पर्पल बीम पूरे एरिया को घेर लेती है। एक डीमन कैप्टन प्रकट होता है। सभी पैनिक में आ जाते हैं। शिदू हैरान रह जाता है, ये डीमन कैप्टन है, उनका बॉस। रूका याद करती है कि डीमन कैप्टन एक रेयर बीस्ट है जो इस युग में शायद ही दिखता है। उसे हराने की ताकत सिर्फ मेज नोबल्स में होती है। ऊका घबरा जाती है, हमें लेवल 5 से ऊपर की मैजिक चाहिए। वो रोने लगती है क्योंकि वहां कोई नहीं जो ऐसी हाई लेवल मैजिक चला सके। डीमन कैप्टन अपनी पावर अनलीश करता है और कई मैजिक सर्कल्स समन कर देता है। ऊका डर से जम जाती है। रूका पूरी ताकत से उस हमले को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी शक्ति कम पड़ जाती है। वह अपनी छोटी बहन ऊका के सामने खुद को ढाल बनाकर फेंक देती है। डेमन कैप्टन का अटैक सीधे उस पर लगता है, फिर भी वो किसी तरह ऊका को बचा लेती है। छोटी बहन अपनी घायल बहन को देख डर से कांप जाती है। बाकी छात्र भाग जाते हैं, मगर ऊका वहीं रुककर बेताबी से
रूका को बचाने की कोशिश करती रहती है। शिदू और उसके साथी उन मॉन्स्टर्स के सामने बिल्कुल बेबस हैं। वो मदद के लिए चिल्लाते हैं। कात्सुरागी अपनी सारी ताकत लगा देता है, लेकिन डेमन कैप्टन जरा भी नहीं हिलता। पुलिस हार मान चुकी है। वो कहती है अब किसी को बचाया नहीं जा सकता। ऊका लगातार मदद के लिए पुकारती है, कृपया कोई तो आए। वो बार बार प्रोटैगनिस्ट का नाम लेती है। तभी एक आवाज गूंजती है जिसमें झुंझलाहट झलकती है। वह कहता है, सॉरी, देर हो गई। प्रोटैगनिस्ट आखिरकार पहुंच चुका है। वो ऊका की ओर देखकर माफी मांगता है कि उसे इंतजार करवाया। ऊका घबराई हुई बताती है कि उसकी बहन जमीन पर पड़ी है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है, चिंता मत करो, वो बस बेहोश है। वो झटपट उसकी चोटें ठीक कर देता है, फिर गुस्से से दांत भींचता है जब चारों तरफ हुए तबाही को देखता है। वह ऊका से कहता है, अब मैं ये गंदगी साफ कर दूंगा। लड़की उस पर भरोसा करती है। अचानक कई मैजिक सर्कल्स हवा में चमक उठते हैं और सभी घायल छात्रों के शरीर अपने आप हील होने लगते हैं। युइका अपनी बड़ी बहन के घाव मिटते हुए देख हैरान रह जाती है। सभी घायल छात्र होश में आने लगते हैं। सोनाटा चारों ओर हीलिंग मैजिक देखकर हैरान रह जाती है। वो फुसफुसाती है, 3rd लेवल होली मैजिक, ये तो मैं भी नहीं कर सकती। आखिर कौन कर रहा है ये? वो अपने सीनियर के पास दौड़ती है और पूछती है कि वो ठीक हैं या नहीं। वो जवाब देता है कि उसे चोट नहीं आई, बस मैजिक पावर खत्म हो गई है। सोनाटा उलझन में पूछती है कि ये सब हो क्या रहा है। शिदू भी नहीं जानता, पर कहता है कि अभी सबसे जरूरी है लोगों को बचाना। सोनाटा रोने लगती है और उसे रोकती है, मत जाओ, ये पागलपन है। पर वो ठान चुका है, अगर हम नहीं लड़े तो सब मर जाएंगे। सोनाटा चीखती है, लड़ने का कोई मतलब नहीं, सब पहले ही मर चुके हैं। पुलिस भी खत्म हो गई। वो जोड़ती है कि डिफेंस ट्रूप्स और मैजिक नोबल्स अब तक नहीं आए हैं, तो अब कुछ नहीं बचा। इसी बीच डेमन कैप्टन आगे बढ़ता है। न्यूज रिपोर्टर चिल्लाती है कि पूरी पुलिस डिपार्टमेंट खत्म हो चुकी है। कैमरे के सामने वो कांपते हुए कहती है, हम अब मरने वाले हैं। टीवी देख रहे छात्र कहते हैं कि वो नोबल्स पूरी तरह बेकार हैं। लोग सांस रोककर खबर देख रहे हैं। अब कोई नहीं बचा जो डेमन कैप्टन को रोक सके। तभी प्रोटैगनिस्ट अकेले उस दैत्य की ओर बढ़ता है। सोनाटा उसे देखकर बड़बड़ाती है, क्या उसे जीने की इच्छा नहीं रही? शिदू उसे रोकने की कोशिश करता है, मगर वो किसी की नहीं सुनता। कुसानागी यहाँ है उस मॉन्स्टर को रोकने के लिए। डेमन कैप्टन खौफनाक आवाज में कहता है कि वो सब कुछ मार देगा, सब कुछ नष्ट कर देगा। सबकी रूह कांप जाती है। कई छात्र डर के मारे गिर पड़ते हैं। शिदू और सोनाटा डर के मारे हिल भी नहीं पा रहे, मगर वो लड़का बिल्कुल शांत खड़ा है। वो गुस्से से एक अटैक फेंकता है और गरजता है, शट योर माउथ। डेमन कैप्टन दहाड़ उठता है। बाकी सारे मॉन्स्टर्स भी उसी के साथ चीखने लगते हैं। वो विशाल मैजिक सर्कल्स निकालता है और चारों ओर से प्रोटैगनिस्ट पर हमला करता है। उसे याद आता है कि पिछली बार जब उसने पूरी ताकत छोड़ी थी तब क्या हुआ था। वो जानता है अगर अब वैसा किया तो आसपास के सारे लोग मारे जाएंगे। इसीलिए वो खुद को रोकता है, अपने पावर को दबा देता है। मॉन्स्टर के हमले लगातार उस पर गिरते हैं। शिदू चिल्लाता है, वो मर गया। लेकिन तभी जब वो अटैक छात्रों तक पहुंचने ही वाला होता है, प्रोटैगनिस्ट अपना शील्ड फैलाता है और सैकड़ों मैजिक बुलेट्स छोड़ देता है जो पूरी मॉन्स्टर आर्मी को पीछे धकेल देते हैं। शिदू हैरान रह जाता है, आखिर ये लड़का है कौन? न्यूज रिपोर्टर को खबर मिलती है कि एक छात्र अकेला सारे मॉन्स्टर्स से लड़ रहा है। वो और कैमरा टीम पास जाने की कोशिश करते हैं क्योंकि उसके चेहरे का कोई फुटेज नहीं मिल रहा, मगर तभी कैमरा जोरदार धमाके से उड़ जाता है। ऊका हल्की मुस्कान देती है। उसे पता है कि प्रोटैगनिस्ट जानबूझकर अपनी पहचान छिपा रहा है। अब वो बिना किसी रुकावट के पूरी ताकत लगा सकता है। वो लगातार मैजिक बुलेट्स फायर करता जाता है और धीरे धीरे छात्रों के चेहरों पर उम्मीद की चमक लौट आती है। सब उसके लिए चिल्लाने लगते हैं, जीत जाओ। इसी बीच कुछ मैजिक बीस्ट्स पीछे से दबे पांव छात्रों पर हमला करने आते हैं, मगर शिदू तुरंत उन्हें मार गिराता है। वह फैसला करता है कि अब बस एक ही काम कर सकता है, कुसानागी का साथ देना। हमारा लड़का मुस्कुराता है, मेहनती पुलिस को देखकर कहता है, बुरे नहीं हो तुम लोग। वो लगातार मैजिक बुलेट्स चलाता रहता है। डेमन कैप्टन दहाड़ता है और कई मैजिक सर्कल्स बनाता है। वो अपना सब कुछ झोंक देता है। 6th लेवल मैजिक। शिदू चौंक उठता है, ये तो नोबल्स के बराबर की ताकत है। हम गए। डेमन कैप्टन 6th लेवल ड्रैगन फ्लेम्स छोड़ता है और पूरा इलाका आग के तूफान में बदल जाता है। एक विशाल फायर टॉर्नेडो धीरे धीरे सब कुछ निगलने लगता है। शिदू सोनाटा को बचाने की कोशिश करता है, जबकि बाकी छात्र हताश होकर मान लेते हैं कि अब मौत तय है। सोनाटा भगवान से प्रार्थना करती है, कम से कम बच्चों को बचा लो। शिदू कहता है कि कोई भी छात्र चाहे कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो, डेमन कैप्टन को नहीं हरा सकता। उसे यकीन है कि कुसानागी भी हार जाएगा, पर युवा उसका यकीन अटूट
झूठ है। वो कहती है वो जरूर जीतेगा, मुझे उस पर भरोसा है। तभी जब आग का विशाल हमला उसकी ओर बढ़ता है, कुसानागी नोटिस करता है कि हमले की रफ्तार धीमी हो गई है। वो समझ जाता है डेमन कैप्टन खुद को जबरदस्ती 6th लेवल मैजिक तक खींच रहा है। कुसानागी सोचता है 2nd लेवल मैजिक से तो मैं इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। वो सांस खींचता है और फैसला करता है अब और छिपने का वक्त नहीं। वो 4 मैजिक सर्कल्स बुलाता है। वाटर एट्रीब्यूट। युइका चिल्लाती है कुसानागी सेनपाई गो, और पानी एक विशाल सर्प में बदल जाता है। शिदु हैरान होकर कहता है ये क्या सिंथेसिस मैजिक? पानी और आग टकराते हैं और धीरे धीरे कुसानागी का जल सर्प डेमन कैप्टन को दबाने लगता है, पर वो पीछे हटने से इनकार करता है, गरजता है मैं इंसानों की नस्ल मिटा दूंगा। उसका फायर मैजिक और तेज हो जाता है, लेकिन कुसानागी थोड़ा और पावर बढ़ाता है। कठिन संघर्ष के बाद डेमन कैप्टन को एहसास होता है कि अब उसका अंत करीब है। वो घूर कर पूछता है एक बच्चे से मैं कैसे हार गया? कुसानागी शांत स्वर में जवाब देता है क्योंकि तुमने ट्रेनिंग छोड़ दी थी। वो ठंडे लहजे में जोड़ता है मैंने उम्मीद की थी तू कुछ ज्यादा दिलचस्प निकलेगा, पर अफसोस तू बहुत कमजोर निकला। आसमान साफ हो जाता है, तूफान थम जाता है। कुसानागी हल्का मुस्कुराता है अब खत्म हुआ, फाइनल बॉस गिर गया। सारे छात्र स्तब्ध हैं, उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि किसी ने डेमन कैप्टन को हरा दिया। फिर वे धीरे धीरे उठते हैं और जश्न मनाने लगते हैं। रिपोर्टर और कैमरा टीम भी राहत की सांस लेते हैं। सोनाटा एक डरी हुई छात्रा को गले लगाती है अब सब ठीक है, कैलेमिटी खत्म हो गई। शिदु जमीन पर गिर पड़ता है, थकान से पैर जवाब दे देते हैं। वो कुसानागी को देखता है और बड़बड़ाता है इम्पॉसिबल, एक छात्र ने अकेले ये कर दिखाया। वो सोचता है कि नोबल्स भी 6th लेवल मैजिक के सामने नहीं टिक पाते, तो ये लड़का आखिर है कौन? कुसानागी युवा के पास आता है सब खत्म हो गया। युवा मुस्कुराती है मुझे पता था तुम जीतोगे, थैंक यू। उसकी मुस्कान देखकर कुसानागी भी हल्का हंस देता है। अचानक सारे छात्र उसे घेर लेते हैं, उसे धन्यवाद देते हैं, उसकी तारीफें करते हैं। वो झल्ला कर कहता है थोड़ा पीछे हटो। वो अंदर ही अंदर पछताता है, फिर से सबकी नजरों में आ गया। पिछली जिंदगी जैसी झंझटें फिर शुरू न हो। युवा उसे देखती है और मुस्कुराती है, समझ जाती है कि उसे ये हीरो वाला तमाशा पसंद नहीं। इसी वक्त घोषणा होती है कामुई मैजिक एकेडमी में हुई कैलेमिटी समाप्त। एक रहस्यमयी छात्र ने अकेले बॉस मॉन्स्टर को पराजित किया। किसी की जान नहीं गई, लेकिन कई घायल हैं। लड़के की पहचान गुप्त रखी गई है। उसके सहपाठी उसे न्यूज दिखाते हैं। कुसानागी खींच जाता है फिर से खबरों में, पर सब कहते हैं ये तो नेचुरल है, सेवियर बनकर दिखे हो। उसी पल घोषणा होती है कुसानागी को S क्लास में प्रमोट किया गया है। उसके पुराने क्लासमेट्स चुप हो जाते हैं। अब उन्हें एहसास होता है कि वो अब उस लड़के से पहले जैसा बर्ताव नहीं कर पाएंगे। कई फीमेल स्टूडेंट्स कुसानागी से उसके स्ट्रेंथ का सीक्रेट पूछती हैं। सबको लगता है कि शायद उसने किसी ग्रेट नोबल मेज का ब्लड इनहेरिट किया है। पास ही खड़ा एक S क्लास स्टूडेंट देखता है कि कुसानागी इन सारी बातों से परेशान लग रहा है। उसे यकीन ही नहीं होता कि इतना स्ट्रांग स्टूडेंट सच में एग्जिस्ट कर सकता है। कुसानागी की क्लास के बाकी स्टूडेंट्स उसकी तरफदारी करते हैं, बताते हैं कि उसने सच में अकेले ही डीमन कैप्टन को हराया था, लेकिन वो S क्लास स्टूडेंट अब भी कन्विंस नहीं होता। उसे ये सब कुछ गलत लगता है। इस मौके का फायदा उठाते हुए कुसानागी क्लास से निकल जाता है और बाहर कदम रखते ही राहत की सांस लेता है। बाहर उसे युए मिलती है जो मिस्चीवसली मुस्कुराते हुए पूछती है कि क्या उसे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। कुसानागी टीजिंग से बचना चाहता है, लेकिन वो बोलती ही रहती है। उसके अनुसार ये तो नेचुरल है, आखिर वो वही माइटी सेवियर है जिसने पूरे स्कूल को बचाया था। कुसानागी को याद आता है कि उइका को भी S क्लास में प्रमोट किया गया था, क्योंकि उसने भी कैलेमिटी के दौरान बहुत कुछ किया था। लेकिन अजीब बात ये थी कि वो खुद इससे ज्यादा खुश नहीं लग रही थी। जब वो पूछता है तो उइका मुस्कुराते हुए कहती है कि वो खुश है, लेकिन असली रीजन कुछ और है। S क्लास में कोई और भी है। तभी कुसानागी को अचानक रूका याद आती है। वो पूछता है क्या वो अब ठीक है? उइका हाँ में जवाब देती है, बताती है कि अब वो पहले से ज्यादा बात कर रही है। कुसानागी को ये सुनकर अच्छा लगता है और उइका भी विजिबली खुश हो जाती है। वो उसे सबके लिए थैंक्स कहती है, दिल से ग्रेटिट्यूड जताती है। तभी कुसानागी हल्के से उसके सिर पर टैप करता है। उइका शर्म से लाल होकर पूछती है क्या हुआ? वो काल्मली कहता है बार बार थैंक मत बोलो, एक बार काफी है। उइका मुस्कुराने लगती है। दूसरी ओर एक कॉन्फ्रेंस रूम में एक आदमी दूसरे देशों के साथ टेलीकॉन्फ्रेंस खत्म करता है। सबको पता है कि अगली कैलेमिटी के लिए सपोर्ट जुटाना मुश्किल होगा, क्योंकि हर देश पहले ही अपनी डिफेंस प्लान्स में उलझा हुआ है। उनमें से कोई न्यूज उठाता है उस स्टूडेंट के बारे में जिसने बॉस मॉन्स्टर को हराया। बाकी समझाते हैं कि वो सिचुएशन अजीब थी, यहाँ तक कि पुलिस डिपार्टमेंट तक पूरी तरह हार गया था। उन्हें लगता है कि शायद कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है
और बाकी देश भी इस पर शक करेंगे। तब वह आदमी आदेश देता है कि नोबल मेजेस को वापस बुलाया जाए ताकि अगली कैलेमिटी की तैयारी शुरू हो सके। उसी समय स्कूल की छत पर रूका और कत्सुरागी, कुसानागी और वीका से मिलते हैं। कुछ सेकंड के लिए सब एक दूसरे को देखते हैं, फिर रूका चुप्पी तोड़ती है। उसके पास एक रिक्वेस्ट है। वो चाहती है कि कुसानागी उसे अपना डिसाइपल बना ले। कुछ दिन बाद रूका अपनी छोटी बहन के साथ बैठी बातें कर रही होती है। उसे याद आता है कि उसी लड़के ने कैलेमिटी को रोका था। उसकी बहन कंफर्म करती है कि कुसानागी ने ही डीमन कैप्टन को हराया था, वो भी 4 लेवल सिंथेसिस मैजिक से। रूका यह सुनकर हैरान रह जाती है। उसे याद आता है कि हाई लेवल मेजेस भी ऐसी मैजिक नहीं कर पाते, लेकिन ऊका उसे अश्योर करती है कि यह सच है और रूका अपनी बहन पर भरोसा करती है, मुस्कुराने लगती है। ऊका सोचती है कि उसकी बड़ी बहन क्यों मानती है कि वो कभी झूठ नहीं बोलती। रूका याद करती है युइका हमेशा सीधी, जेंटल और हार्ड वर्किंग रही है। वो मान लेती है कि उसकी छोटी बहन टैलेंटलेस नहीं है, बल्कि वो खुद ही स्टबर्न थी। ऊका खड़ी होती है और दृढ़ स्वर में कहती है कि वो और स्ट्रांग बनेगी ताकि उसकी बड़ी बहन को अब फिक्र न करनी पड़े। रूका उसकी बातें सुनकर समझ जाती है कि उसकी बहन सच में बड़ी हो गई है। ऊका की बातों से उसका दिल भर आता है। रूका जानती है कि कोई भी स्टूडेंट कुसानागी के पास नहीं पहुंच पाता, शायद उनका पिता भी नहीं। इसलिए वो ऊका से मदद मांगती है। जानती है कि अगर वो ऐसे ही बहाव में बहती रही तो बस हाई क्लास मेज बन पाएगी, इसलिए उसे कुसानागी की गाइडेंस चाहिए। वर्तमान में रूका झुककर माफी मांगती है, हर रुखे शब्द, हर घमंडी व्यवहार के लिए। वो मानती है कि उसकी रिक्वेस्ट अब्सर्ड और सेल्फिश है, लेकिन वो अपना प्राइड निगलकर सच्ची बनना चाहती है। वो चाहती है कि कुसानागी उसे डिसाइपल बना ले। सबकी हैरानी के बीच हमारा बॉय तुरंत मान जाता है। रूका स्टन्ड रह जाती है। वो पूछती है कि वो इतना काइंड क्यों है। कुसानागी मुस्कुराते हुए कहता है, अजीब हो तुम, रिक्वेस्ट खुद करती हो और अब पूछती हो क्यों। वो हंसते हुए कहता है कि उसने पहले ही उसकी माफी स्वीकार कर ली है, बस वहीं बात खत्म। रूका पूरी तरह चुप रह जाती है। उसकी आंखों में हैरानी साफ झलकती है। तभी कत्सुरागी मौका पाकर वही रिक्वेस्ट दोहराता है। वो भी चाहता है कि कुसानागी उसे ट्रेन करे। हमारा हीरो मुस्कुराकर कहता है, 2 लोगों को सिखाना मुश्किल नहीं है। ये सुनते ही कत्सुरागी बेहद खुश हो जाता है। ऊका अपनी बहन से कहती है कि उसका दोस्त सच में बहुत काइंड है, जबकि कत्सुरागी हंसते हुए जोड़ता है, काइंड ही नहीं, थोड़ा मिस्टीरियस भी। उसी शाम कुसानागी को कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है, जहां शिदू खुद को मेट्रोपॉलिटन पुलिस डिपार्टमेंट के बीस्ट काउंटर मेजर्स डिवीजन से बताते हैं। उनके साथ सोनाटा भी होती है। दोनों झुककर उसे धन्यवाद देते हैं, बताते हैं कि अगर वो न होता तो न सिविलियंस बचते और न उनकी टीम। कुसानागी उन्हें रोकता है, कहता है कि इतनी बार धन्यवाद जरूरी नहीं, वो बस वही कर रहा था जो सही था। शिदू गंभीर होकर बताता है कि इन्वेस्टिगेशन खत्म हो गया है, लेकिन एक बात उसके ध्यान में आई है। उसे पता चला कि कुसानागी को उसकी मेज पावर्स एक ट्रैफिक एक्सीडेंट के बाद मिली। उसके क्लासमेट्स भी यही कहते हैं कि उस हादसे के बाद वो पूरी तरह बदल गया। उसका स्वभाव, उसकी आंखों की ठंडक और उसकी स्ट्रेंथ, सब कुछ। युइका बीच में बोल पड़ती है, कृपया अब बस कीजिए। शिदू सवाल बदल देता है, क्या तुम किसी ब्लैक मैजिशियन को जानते हो? कुसानागी थोड़ी देर सोचता है और कहता है, नहीं। शिदू एक वीडियो दिखाता है। एक मास्क्ड मैजिशियन रात में मॉन्स्टर्स को हराकर लोगों की मदद करता दिखता है। कुसानागी चुप रहता है, लेकिन उसे समझ आ जाता है कि बात किस ओर जा रही है। युइका गुस्से में पूछती है कि वो सब बातें कुसानागी से क्यों कह रहा है। शिदू मुस्कुराते हुए कहता है, क्योंकि दोनों में काफी समानताएं हैं, एज, हाइट, बिल्ड, सब कुछ। शिदू बताता है कि ब्लैक मैजिशियन ने अपनी गतिविधियां उसी समय शुरू की जब कुसानागी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुआ था। शहर में बिना परमिट मैजिक इस्तेमाल करना इलीगल है और अब मामला इतना पब्लिक हो गया है कि पुलिस को एक्शन लेना ही होगा। वो कहता है, अगर तुम सच बताओगे तो हम पनिशमेंट कम करवा सकते हैं। अब जवाब दो, क्या तुम ही ब्लैक मैजिशियन हो? कमरे में सन्नाटा छा जाता है। कुसानागी बिना किसी एक्सप्रेशन के कहता है, नहीं। शिदू राहत की सांस लेता है, मुस्कुराकर धन्यवाद कहता है और चला जाता है। बाहर निकलते हुए वो सोचता है, अगर वो सच में झूठ बोल रहा था तो उसकी हिम्मत कमाल की है। सोनाटा सब समझ चुकी होती है। वो जानती है कि वही ब्लैक मैजिशियन है, फिर भी वो तय करती है कि उसकी पहचान गुप्त रखेगी, क्योंकि वो देख चुकी है कि कुसानागी सच में एक दयालु इंसान है। शिदू अब उसकी असली पहचान उजागर करने का संकल्प लेता है, जबकि सोनाटा उसे हर हाल में बचाने का। कुछ समय बाद एस क्लास की होम रूम टीचर पूरी क्लास के सामने कहती है, आज से मिजुआ युइका और कुसानागी मिनाटो हमारी क्लास का हिस्सा होंगे। स्टूडेंट्स फौरन उत्साहित होकर पूछने लगते हैं, क्या ये वही हैं जिन्होंने डीमन कैप्टन को हराया था?
लड़कियां युइका से पूछती हैं कि नोबल मेज होने का एहसास कैसा लगता है। टीचर सबको बैठने को कहती है क्योंकि क्लास शुरू होने वाली है। वो हैरान है कि दोनों नए स्टूडेंट्स कितने फेमस हैं। कुसानागी पूरे दिन सवालों के जवाब देता रहा और अब थक चुका है। उसे याद आता है यही वजह थी कि वो अपनी आइडेंटिटी छिपा रहा था। तभी पीछे से कोई उसे पुकारता है। वो मुड़कर देखता है, वही लड़की सामने खड़ी है जिसे उसने पहले बचाया था। वो उम्मीद करती है कि उसे थोड़ा वक्त दे सके। लड़का फिर से रूफटॉप पर पहुंच जाता है और सोचता है कि क्या किसी से बात करनी हो तो हमेशा ऊपर ही आना पड़ता है क्या। यूए पीछे पीछे आती है और दीवार के पीछे से देखती है कि क्या चल रहा है। वो सोचती थी आज उसे प्राइवेट ट्रेनिंग का मौका मिलेगा, मगर अब कुसानागी को एक लड़की के साथ अकेला देखकर थोड़ी जेलस महसूस करती है। लड़की पूछती है क्या उसे अब भी याद है, लेकिन वो कहता है नहीं। तब वो बताती है कि वही है जिसे उसने कैलामिटी के दौरान बचाया था। अब उसे सब याद आता है। लड़की बताती है कि कॉम्बैट लेसन में वो मैजिकल बीस्ट्स की वजह से मरने वाली थी, तभी किसी ने मैजिक से उसे बचाया था और वो कोई और नहीं, खुद कुसानागी था। वो शुक्रिया कहती है और शर्माते हुए बोलती है यू आर सो कूल। युआ पूरी कोशिश करती है सुनने की, मगर कुछ सुन नहीं पाती। तभी लड़की दिल की बात कहती है। वो कुसानागी से प्यार करती है और चाहती है कि वो उसके साथ एक डेट पर जाए। युका ये सुनकर शॉक हो जाती है। कुसानागी हल्की मुस्कान देता है। लड़की कहती है कि उसमें बहुत कुछ खास नहीं है, पर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी अगर वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना ले। कुसानागी मुस्कुराकर उसका कन्फेशन सुनता है और फिर बोलता है आई एम सॉरी। उसकी मुस्कान अचानक मिट जाती है। वो कहता है कि उसे इस वक्त डेटिंग का टाइम नहीं है क्योंकि उसके पास एक बहुत जरूरी काम है। लड़की समझ जाती है और आंखों में आंसू लिए रूफटॉप से चली जाती है। कुसानागी कहता है युका अब छिपना बंद करो और बाहर आओ। वो पकड़ ली जाती है और ऑकवर्ड हंसी देती है। उसे लगा इस बार उसने माना अच्छी तरह छिपा ली थी, मगर कुसानागी बोलता है तुम्हारा माना कंट्रोल तो हॉरिबल है, हर जगह फैल रहा है। ये दूसरी बार है जब उसने उसे ऐसे ही पकड़ा। वो चिढ़कर पूछता है क्या उसे पीपिंग का फेटिश है। उका शर्म से कहती है कि वो बस गलत समय पर आ गई थी। वो पूछती है कि उसने इतनी क्यूट लड़की को क्यों रिजेक्ट किया। कुसानागी साफ बोलता है कि वो किसी को डेट नहीं करना चाहता। युइका ये सुनकर अंदर से खुश हो जाती है। खुद नहीं समझ पाती क्यों, पर राहत महसूस करती है कि वो किसी को पसंद नहीं करता। वो कुसानागी की ओर देखती है कंसर्न के साथ। कुसानागी कहता है कि उसे माना कंट्रोल पर काम करना चाहिए क्योंकि वो वाकई बहुत खराब है। युइका कहती है कि उसे पता है और अब वो ठान लेती है कि मेहनत करके अपनी स्ट्रेंथ बढ़ाएगी ताकि एक दिन वो खुद उसे एक्नॉलेज करे। रात के वक्त कुसानागी एक ऐसे इलाके में पहुंचता है जहां चारों ओर मॉन्स्टर्स फैले हैं। वो सोचता है क्या कोई नई कैलामिटी आने वाली है क्योंकि उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तभी एक लड़की की चीख सुनाई देती है। एक आदमी इलीगल मैजिक का इस्तेमाल कर उसे परेशान कर रहा होता है। वो कहता है चिल्लाने से कुछ नहीं होगा, यहाँ कोई नहीं है। तभी कुसानागी सामने आता है और कहता है गलत हो, मैं हूँ। वो थक चौंक जाता है, पर कुसानागी उसे मौका नहीं देता और सीधे उसके पेट में मुक्का मारता है। फिर मैजिक से उसे बेहोश कर देता है। उसे एहसास होता है कि वो बस एक एमेचर मेज था जिसकी क्लोज कॉम्बैट स्किल्स बेकार थीं। लड़की शुक्रिया कहती है और पूछती है क्या वो ब्लैक मेज है। कुसानागी नाराज होकर बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तभी उसे एहसास होता है स्टूडेंट्स और पुलिस जिस ब्लैक मेज की बातें कर रहे थे वो दरअसल वही है। उसे समझ नहीं आता कि वो इतना पॉपुलर कैसे हो गया। अगले दिन दोस्तों के साथ खाते हुए वो ब्लैक मेज के बारे में बात करता है। उसे याद आता है शिदू ने बताया था कि एक एमेचर मेज सिर्फ रात को निकलता है। सबकी बातें सुनकर अब वो बस क्यूरियस हो गया है। कत्सुरागी अंदाज लगाता है कि शायद ब्लैक मेज इंटरनेट पर बहुत पॉपुलर हो गया है। हमारा लड़का मासूम चेहरे से पूछता है व्हाट्स द इंटरनेट। वो सोचता है शायद ये किसी फिशिंग नेट जैसा कुछ होगा। सब लोग ये सुनकर शॉक में आ जाते हैं। सब सोचते हैं कि क्या ये सच में पागल है। इस ईरा में कोई इंटरनेट नहीं जानता, ये मानना मुश्किल है। सब समझते हैं कि वो काफी आइसोलेटेड है और जैसे किसी पत्थर के नीचे रह रहा हो, पर ये तो उनकी उम्मीदों से भी बदतर है। उका समझाती है कि इंटरनेट एक ग्लोबल इंफॉर्मेशन नेटवर्क है जो पूरे वर्ल्ड को जोड़ता है। वो बताती है कि कोई भी वहां कोई भी जानकारी शेयर कर सकता है, इसीलिए ब्लैक मेज जैसी बातें तुरंत फैल जाती हैं। वहां लोग कुछ भी खोज सकते हैं और क्योंकि उसमें पिक्चर्स और वीडियोस तक हैं, वो प्रैक्टिकली सब कुछ अपने अंदर समेटे हुए है। कुसानागी को अब जाकर समझ आता है। कत्सुरागी बताता है कि वो अपने स्मार्टफोन से कोई भी इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकता है। वो कहता है निकालो अपना फोन और कोई रैंडम ऐप खोलो।
कुसानागी की आंखें चमक उठती हैं और जैसे ही सर्च इंजन खुलता है वो अनकंट्रोलेबली मुस्कुराने लगता है। सब उसकी तारीफ करते हैं और बताते हैं कि अब वो इंटरनेट से कुछ भी देख सकता है। हमारा बॉय कहता है इजी। रूका को याद आता है कि उसने उनसे ट्रेनिंग में मदद करने का वादा किया था। वो सोचती है कब शुरू करेंगे। कुसानागी कहता है कि स्कूल खत्म होते ही वो उन्हें ट्रेन करेगा। आखिर उन्होंने भी तो उसे स्मार्टफोन चलाना सिखाया था। वो ठान लेता है कि अब वो उन्हें पूरी मेहनत से ट्रेन करेगा। युइका को उसके लहजे से लगता है कि कुछ बुरा होने वाला है। ट्रेनिंग शुरू होती है और थोड़ी देर में तीनों थककर जमीन पर गिर जाते हैं। कुसानागी निराश होकर कहता है अभी तो वार्म अप भी नहीं हुआ। वो चाहता है कि वो ऐसे ट्रेन करें जैसे उनकी जिंदगी उस पर निर्भर हो। तीनों फिर से उठते हैं और भरोसा दिलाते हैं कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। कुसानागी मुस्कुराता है और आदेश देता है अब पूरी ताकत से मुझ पर हमला करो। तीनों अपने मैजिक सर्कल्स निकालते हैं और उसके आदेश का पालन करते हैं। उसी समय टोक्यो टावर के पास कुछ आदमी खड़े हैं। कुछ सेकंड पहले तक सब कुछ नॉर्मल था, पर अब आसमान लाल हो गया है। वो डर से कांपते हैं और पूछते हैं क्या हो रहा है। तभी डीमन सोल्जर्स और डीमन कैप्टन से भरी मॉन्स्टर आर्मी प्रकट होती है। उधर ट्रेनिंग जारी रहती है और तीनों फिर से गिर पड़ते हैं। कुसानागी पूछता है हार मान ली क्या। रूका और कत्सुरागी एक साथ जवाब देते हैं अभी नहीं, और फिर दोनों मिलकर पूरी ताकत से हमला करते हैं। कुसानागी बैरियर कॉन्जर करता है और कुछ मैजिक बुलेट से उन्हें आसानी से हरा देता है। दोनों घायल हो जाते हैं, लेकिन उक्का पीछे से स्नीक करती है और उसे सरप्राइज करने की कोशिश करती है। कुसानागी सहजता से उसका अटैक डॉज करता है और वही मैजिक दोबारा इस्तेमाल करके युइका को भी गिरा देता है। वो बोलता है ब्रेक टाइम। सब राहत की सांस लेते हैं और थोड़ा पानी पीते हैं। कत्सुरागी कहता है प्रोटैगनिस्ट तो बहुत ओवरपावर्ड है। रूका भी मानती है कि एक टॉप स्टूडेंट भी उसकी ताकत के करीब नहीं पहुंच सकता। यूका भी सहमत होती है और कहती है कि वो बाकी सब स्टूडेंट्स से अलग है। वो कुसानागी के चेहरे की ओर देखती है और उसे वही यूजुअल अनॉयड एक्सप्रेशन दिखाई देता है। कुसानागी बताता है कि वो एक बार कार एक्सीडेंट में ऑलमोस्ट मर गया था और जब होश आया तो उसके पास ये मिस्टीरियस पावर्स थीं। उसे खुद भी नहीं पता कैसे, इसलिए वो कहता है कि इस बारे में और सवाल मत करो। रूका सोचती है शायद मौत के कगार पर उसने कुछ अनलॉक किया। युइका उसकी बातें पहचान लेती है। उसे समझ आता है कि वो कुछ छिपा रहा है और बाकी दोनों कितने गलिबल हैं। वो मानती है कि जरूर कोई अच्छा रीजन होगा जिसके चलते वो सच्चाई बताना नहीं चाहता। वो सोचती है कि फिलहाल इसे भूल जाना ही बेहतर है। कुसानागी अंदर ही अंदर खुश होता है कि वो सब इतनी आसानी से बेवकूफ बन गए। ट्रेनिंग खत्म होती है और सूरज ढलने लगता है। कत्सुरागी मुस्कुराकर कहता है ग्रेट सेशन। हमारा बॉय उसके एटीट्यूड को देखकर कहता है यूर टफ। कत्सुरागी कहता है शायद इसलिए क्योंकि वो पहले अकेला ट्रेन करता था। अब उसे बहुत भूख लगी है और वो कहता है घर जाकर खाना बनाना है। प्रोटैगनिस्ट ये सुनकर हैरान रह जाता है। तू खुद खाना बनाता है? उसे उसकी अपीयरेंस देखकर बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि वो ऐसा व्यक्ति निकलेगा। कात्सुरागी को थोड़ा गुस्सा आता है जब वो इतनी कड़वी बातें सुनता है। वो पूछता है कि क्या प्रोटैगनिस्ट हमेशा बाहर जाकर ही खाता है। जवाब आता है कि वो तो बस कप नूडल्स पर जिंदा है। ये सुनकर वो दंग रह जाता है। कुसानागी को भी हैरानी होती है कि ये नया वर्ल्ड कितना कन्वीनियंट है। उसका दोस्त उसे ऐसी अनहेल्थी हैबिट से आगाह करता है और कहता है कि अगर ऐसे चलता रहा तो उसका बॉडी इसे झेल नहीं पाएगा। प्रोटैगनिस्ट को अजीब लगता है कि कोई उसके लिए इतना कंसर्न दिखा रहा है। तभी कात्सुरागी उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि अब वो उसके घर चलेगा ताकि साथ में खाना खा सकें। हमारा बॉय मना करने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं मानता और उसे घसीटते हुए ले जाता है। कुसानागी मुस्कुराता है और दिल से खुश होता है कि उसे ऐसा दोस्त मिला। जैसे ही दोनों उसके अपार्टमेंट पहुंचते हैं, हमारा बॉय बच्चों के साथ फंस जाता है जबकि कात्सुरागी सबके लिए खाना बनाता है। जब खाना तैयार हो जाता है तो वो माफी मांगता है लेकिन फिर नोटिस करता है कि प्रोटैगनिस्ट मैजिक से बच्चों का ध्यान रख रहा है। वो कहता है डोंट वरी और अपने मैजिक से बच्चों के लिए चमचमाते बबल्स बना देता है। कात्सुरागी उसे इडियट कहता है और डांटता है कि अपने अपार्टमेंट में मैजिक मत यूज कर। वो हैरान रह जाता है कि मैजिक ऐसी चीजों के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है। छोटा बच्चा हमारे बॉय को दिलासा देता है जब उसे डांट पड़ती है। कात्सुरागी को झटका लगता है कि वो बच्चों का इतना अच्छा ख्याल रख सकता है। तभी प्रोटैगनिस्ट को अपने पास्ट लाइफ की
कैलेमिटी याद आती है। वो कहता है किड्स आर प्रेशियस। कात्सुरागी हंसते हुए कहता है तू तो बूढ़े जैसा बोलता है, लेकिन हमारा बॉय उसे चुप रहने को कह देता है। फिर वो बच्चों को किताब पढ़ने में मदद करता है और सबके साथ एंजॉय करने लगता है। जब सब साथ बैठकर खाना खाते हैं तो बच्चे भगवान को थैंक करते हैं। बच्चे खुशी खुशी स्वादिष्ट खाना खाते हैं और प्रोटैगनिस्ट जब उसे छकता है तो हैरान रह जाता है कि ये इतना अच्छा कैसे है। उसकी आंखें नम हो जाती हैं क्योंकि उसे याद नहीं कि आखिरी बार उसने इतना अच्छा खाना कब खाया था। उसे पछतावा होता है कि उसने खुद का कभी ख्याल नहीं रखा, बस लड़ाइयों में ही उलझा रहा। कुसानागी अपने दोस्त से पूछता है उसके पेरेंट्स के बारे में। वो बताता है कि उसका कोई फादर नहीं है और उसकी माँ रात देर तक काम करती है, इसलिए वो घर के सारे काम करता है और बच्चों की देखभाल भी। जब फ्री होता है तो पार्ट टाइम जॉब भी करता है। कुसानागी उसकी रूटीन सुनकर शॉक्ड होता है, लेकिन वो मुस्कुराकर कहता है कि उसे अपने फैमिली का ख्याल रखना अच्छा लगता है। प्रोटैगनिस्ट समझ जाता है कि वो प्योर मसल हेड है जिसे टफ चीजें पसंद हैं। आखिरकार सब साथ में सो जाते हैं। कात्सुरागी माफी मांगता है कि उसे सेल्फिश बच्चों की वजह से उनके घर रुकना पड़ा, लेकिन कुसानागी को बुरा नहीं लगता। वो कहता है कि थोड़ा चेंज ऑफ पेस अच्छा है। कात्सुरागी राहत महसूस करता है और उसका धन्यवाद करता है। प्रोटैगनिस्ट हैरान होता है कि किस बात के लिए, तो वो बताता है कि रूका अब पहले से ज्यादा खुश लगती है और मुझे लगता है ये तेरी वजह से है। हमारा बॉय सोच में पड़ जाता है, क्या ये लव जैसी चीज है? वो पूछता है कि क्या वो रूका से फीलिंग्स रखता है, लेकिन कात्सुरागी मना कर देता है। वो कहता है कि दोनों ही मिसफिट्स हैं जो दूसरों से मेल नहीं खाते, इसीलिए नेचुरली बेस्ट फ्रेंड्स बन गए। कुसानागी को लगता है उनकी कहानी उससे मिलती जुलती है। अगले दिन दोनों साथ में स्कूल की ओर निकलते हैं। उका झुंझलाकर पूछती है कि वो इतने लेट क्यों हैं। कात्सुरागी बताता है कि प्रोटैगनिस्ट सोता रह गया। सबको पता चलता है कि दोनों ने साथ में स्लीप ओवर किया था। युइका जेलस होकर पूछती है कि क्या उन्होंने साथ में ट्रेनिंग की। कुसानागी हैरान होता है कि सब ऐसे मिल रहे हैं जैसे ये कोई बड़ी बात ही नहीं। फिर वो मानता है कि उसे ये सब एंजॉय हो रहा है। तभी शिदू सोनाटा के साथ आता है और कुछ मिनट मांगता है। प्रोटैगनिस्ट परेशान होता है उन्हें फिर देखकर। शिदू माफी मांगता है कि फिर से डिस्टर्ब कर रहा है, लेकिन बताता है कि मामला अर्जेंट है। सोनाटा बताती है कि टोक्यो टावर के पास अचानक से बीस्ट्स दिखने लगे हैं और उसे लगता है ये कैलामिटी से जुड़ा है। वो लोग कुसानागी से कोऑपरेशन की रिक्वेस्ट करते हैं। वो बचने की कोशिश करता है, कहता है वो बस स्टूडेंट है, लेकिन शिदू कहता है तुम्हारे कैलिबर के व्यक्ति को स्टूडेंट कहना ठीक नहीं, तुम अकेले कैलामिटीज रोक सकते हो। फिर वो साफ साफ बताता है कि पुलिस के लिए ये बहुत ज्यादा है, इसलिए उन्हें उसकी मदद चाहिए। कुसानागी पूछता है कि क्या ऐसी बातें बताना ठीक है, तो शिदू कहता है कि उनके पास कोई चॉइस नहीं क्योंकि वो पूरी तरह कॉर्नर्ड हैं। वो औपचारिक रूप से प्रोटैगनिस्ट से मॉन्स्टर्स का सामना करने में मदद मांगता है। कुसानागी मान जाता है। वो नहीं चाहता था कि वो फिर से अटेंशन में आए, लेकिन हालात बिगड़ते जा रहे हैं। शिदू वादा करता है कि उसे प्रॉपर कॉम्पेंसेशन मिलेगा और एकेडमी से कांटेक्ट की जरूरत नहीं। युवा और उसके दोस्त भी मदद की पेशकश करते हैं। रुक्का कॉन्फिडेंटली कहती है कि वो पीछे से सपोर्ट दे सकती हैं और कात्सुरागी भी उनसे सहमत होता है। शिद्दू उनके एफर्ट के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन साफ मना कर देता है कि वो साथ नहीं जा सकते। इट्स जस्ट नॉट पॉसिबल। रूका उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन शिदू को भरोसा नहीं कि वो असली लड़ाई में टिक पाएंगे। वो कहता है तुम सब एकेडमी के टॉप स्टूडेंट्स हो, लेकिन क्या कोई भी कुसानागी के लेवल के करीब है? सब शर्मिंदा और चुप हो जाते हैं। शिदू उन्हें सलाह देता है कि वे एकेडमी लौट जाएं, जबकि वो कुसानागी को अपने साथ बुलाता है। प्रोटैगनिस्ट मन ही मन चाहता है कि कभी उसके दोस्त भी उसकी बराबरी कर सकें, और वो सब आत्मविश्वास से जवाब देते हैं वी विल। पुलिस हेडक्वार्टर्स में हमारा बॉय एक कॉन्फ्रेंस में शामिल होता है। एक आदमी बताता है कि टोक्यो टावर के पास सैकड़ों मैजिकल बीस्ट्स दिखाई दे रहे हैं, इसलिए सिविलियंस को नुकसान पहुंचने से पहले एक्शन लेना जरूरी है। वो यह भी बताता है कि उनके साथ एक स्टूडेंट है जिसने हाल ही में मैजिक एकेडमी में हुई कैलामिटी में बहुत बड़ा रोल निभाया था। वो कहता है स्टैंड अप कुसानागी। जैसे ही हमारा बॉय उठता है, पीछे बैठे कुछ लोग फुसफुसाते हैं। एक कहता है वाई इज अ लिटरल किड हियर। दूसरा जवाब देता है ही इज द वन हु फिनिश्ड ऑफ द डीमन कैप्टन ड्यूरिंग द लास्ट कैलामिटी अलोन। पहला आदमी कहता है दैट्स बुल क्रैप। सोनाटा को शर्म आती है। शिदू आगे बढ़ता है और सबको बताता है कि कुसानागी सच में वही स्टूडेंट है जिसने अकेले कैलामिटी रोकी थी और डीमन कैप्टन को हराया था। वो कसम खाकर कहता है कि उसने सब अपनी आंखों से देखा है। वो जोड़ता है कि पिछले 50 सालों में ऐसी कैलामिटी नहीं हुई थी और इस लड़के के बराबर कोई नहीं है। शिदू कहता है कि उसे साथ लेना सही फैसला है,
और सबसे उम्मीद करता है कि वे उसे पार्टनर की तरह ट्रीट करें, स्टूडेंट की तरह नहीं। लेकिन बाकी लोग अब भी विश्वास नहीं करते। उन्हें लगता है वो बस एक स्टूडेंट है जो प्रोफेशनल्स के बीच आकर खुद को बड़ा दिखा रहा है। लीडर सबको याद दिलाता है कि उनका गोल वही है, मॉन्स्टर्स को एलिमिनेट करना, चाहे कोई नया चेहरा आया हो या नहीं। आदेश मिलते ही सब निकल जाते हैं। शिदू हमारे बॉय के पास आता है और माफी मांगता है कि उसे वो बातें सुननी पड़ी। कुसानागी मुस्कुराकर कहता है कि इट्स फाइन, आई गेस माई अराइवल जस्ट पिस्ड देम ऑफ। शिदू उसकी मैच्योरिटी देखकर हैरान रह जाता है और फिर सोनाटा पर ध्यान देता है जो रोने लगती है। वो कहती है कि उसे डर लगा और वो कुछ बोल नहीं पाई। कुसानागी कहता है कि उसे किसी बात की फिक्र नहीं, आई डोंट गिव अ डैम अबाउट व्हाट दे से। सोनाटा मुस्कुराती है और कहती है यू रियली आर अ वंडरफुल पर्सन। जैसे ही सब टोक्यो टावर की ओर बढ़ते हैं, कुसानागी पूछता है व्हाट्स आवर करंट कॉम्बैट पावर। पुलिसमैन बताता है वी हैव अराउंड 80 मेजेस। कुछ हाई रैंक हैं, बाकी मिडिल रैंक। हमारा बॉय जानता है कि मिडिल रैंक मेजेस लेवल 2 मैजिक तक इस्तेमाल कर सकते हैं, जबकि हाई रैंक वाले लेवल 3 तक। शिदू कहता है कि सुनने में ये कमजोर लगता है, लेकिन कुसानागी सबसे स्ट्रॉन्ग मेज है क्योंकि वो लेवल 4 सिंथेसिस मैजिक कर सकता है। कुसानागी पूछता है कि क्या उनके पास कोई प्लान है, पर शिदू निराश होकर कहता है इट्स गोइंग टू बी अ प्योर मैजिक बैटल, नो प्लान्स। वो कहता है कि अगर सामने डीमन सोल्जर्स या साधारण बीस्ट्स हैं तो वो आसानी से जीत सकते हैं, लेकिन डीमन कैप्टन से ऊपर के किसी भी दुश्मन के लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी और काउंटर मेजर चाहिए, क्योंकि वो इंटेलिजेंट और पावरफुल दोनों होते हैं। शिदू खुद मानता है कि ऐसी सीधी लड़ाई को कॉम्बैट स्ट्रैटेजी नहीं कहा जा सकता। कुसानागी ध्यान देता है कि उसने अब तक कोई स्पेशल इक्विपमेंट नहीं देखा जो मॉन्स्टर्स को हराने लायक हो। पुलिसमैन बताता है कि उनके पास ऐसा कुछ नहीं है जो मैजिक या बीस्ट्स के सामने टिक सके, इसलिए वो बस हल्के कपड़े या सूट्स पहनकर ही लड़ाई में उतरते हैं। प्रोटैगनिस्ट को याद आता है कि उनके समय में एंटी बीस्ट इक्विपमेंट हुआ करता था। शिदू बताता है कि अब वो बहुत रेयर है और बस मेज नोबल्स के पास बचा है। कुसानागी शॉक में पड़ जाता है, उसके समय में ऐसा इक्विपमेंट आम था। उसे समझ आता है कि पीस के लंबे दौर में मैजिक और मेजिस दोनों का इस्तेमाल घट गया, लेकिन इतना ड्रास्टिक बदलाव ये अजीब है। वो सोच में पड़ जाता है कि पिछले 50 सालों में आखिर हुआ क्या था। शिदू उसकी एक्सप्रेशंस को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, सोचते हुए कि वो क्या सोच रहा है। आखिरकार सब लोग टोक्यो टावर पहुंचते हैं। कुसानागी को पता चलता है कि कोई कैलामिटी नहीं चल रही, लेकिन मॉन्स्टर्स की संख्या असामान्य रूप से बढ़ी हुई है। वो सोचता है कि ये आखिर क्या हो रहा है। पहले वाले ट्रैश टॉकिंग पुलिसमैन भी इस नंबर को देखकर शॉक में हैं। रिपोर्ट में ऐसा कुछ नहीं था, और जैसे ही वो लोग मॉन्स्टर्स के बीच एक डीमन कैप्टन को देखते हैं, उनकी सारी उम्मीदें टूट जाती हैं। वो समझ जाते हैं कि अब ये मामला उनके बस का नहीं और उन्हें स्पेशल ऑर्गेनाइजेशंस या नोबल मेजेस से मदद लेनी पड़ेगी। शिदू उन्हें भरोसा दिलाता है कि उसने पहले ही बैकअप बुला लिया है, लेकिन वो इतनी जल्दी नहीं आएगा क्योंकि पूरे जापान में मॉन्स्टर्स की संख्या बढ़ रही है और इलीगल मेज एक्टिविटीज भी तेज हो गई हैं। ऑर्गेनाइजेशंस पहले से ही बहुत ज्यादा व्यस्त हैं। पुलिसमैन पूछते हैं कि क्या अब उन्हें खुद इतने स्ट्रॉन्ग मॉन्स्टर्स से लड़ना होगा। वो इसे एक सुइसाइड मिशन मानते हैं और डरने लगते हैं। मजबूर होकर शिडू अपनी प्राइड निगलता है और प्रोटोगोनिस्ट से मदद मांगता है। वो पूछता है क्या इन्हें हराया जा सकता है। हमारा बॉय आत्मविश्वास से जवाब देता है हाँ। ट्रैश टॉकर्स उसे डाउट करने लगते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि कोई रैंडम लड़का इतने मॉन्स्टर्स को हरा सकता है। तभी कुसानागी कुछ अजीब महसूस करता है और सब सोचते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहा है। तभी मॉन्स्टर्स अचानक और वायलेंट हो जाते हैं और आसमान का रंग बदलकर लाल हो जाता है। सोनाटा और बाकी पुलिसमैन समझ जाते हैं कि अब एक कैलामिटी आने वाली है। शिडू तुरंत पुलिस हेडक्वार्टर्स को मैसेज भेजता है कि पूरे जापान में कैलामिटी अपीयर हो गई है। सिविलियंस पर मैजिकल बीस्ट्स हमला करने लगते हैं। शिडू दोहराता है कैलामिटी शुरू हो चुकी है और आदेश देता है कि सबकी प्रायोरिटी सिविलियंस को बचाना है। अर्बन एरिया में फंसे होने के कारण उन्हें तुरंत काउंटर मेजर्स लेने होंगे। शिडू और उसकी टीम चिंतित है, लेकिन हमारा बॉय बिल्कुल अनफेज्ड खड़ा है। पुलिसमैन कैलामिटी को अपनी आंखों से फिर से बनते देखते हैं और डर जाते हैं। वो सवाल करते हैं ये बार बार क्यों हो रहा है। प्रोटैगनिस्ट
जानता है कि कैलामिटी एक नेचुरल फिनोमिनन होती है, लेकिन उसे एहसास होता है कि ये वाली कैलामिटी मैजिकल बीस्ट्स की वजह से हो रही है। वो सोचता है, क्या पिछले 50 सालों में इन्होंने इसे बनाना सीख लिया? शिडू की टीम कहती है कि बिना बैकअप वो एक हारती हुई लड़ाई नहीं लड़ सकते, पहले उन्हें रीग्रुप करना होगा। तभी कैलामिटी मूव करने लगती है और बीस्ट्स शहर की तरफ बढ़ते हैं। पुलिसमैन के बीच बहस शुरू हो जाती है। कुछ कहते हैं कि अगर ये शहर पहुंचे तो सिविलियंस मर जाएंगे, जबकि बाकी कहते हैं ये तो सुसाइड है। एक आदमी बोलता है, पुलिस अब पैथेटिक हो गई है। ये सुनकर जो डर रहा था वो गुस्से में बोल उठता है, हम इतने पावरफुल मॉन्स्टर्स के सामने जीत नहीं सकते। तभी कुसानागी बिल्डिंग से कूद जाता है और कहता है, हम जरूर जीत सकते हैं। वो मुस्कुराता है और अपनी मैजिक सर्कल्स एक्टिवेट करके हवा में उड़ता है और मॉन्स्टर्स के बीच लैंड करता है। जैसे ही वो उतरता है, सभी मॉन्स्टर्स उस पर टूट पड़ते हैं। पुलिसमैन चिल्लाते हैं, भाग जाओ वरना मर जाओगे। लेकिन कुसानागी काल्म रहता है और 3rd लेवल मैजिक विंड कटर का इस्तेमाल करता है। एक पल में सारे मॉन्स्टर्स कटकर गिर जाते हैं। कुछ डीमन सोल्जर्स अब भी एक्टिव हैं, जो एक साथ कई अटैक्स फेंकते हैं, लेकिन उसका शील्ड सब रोक देता है। बैरियर इतना यूजफुल होता है कि वो सिविलियंस के लिए भी एक प्रोटेक्शन बना देता है ताकि कोई घायल न हो। वो लगातार मॉन्स्टर्स को काटते हुए आगे बढ़ता है। शिडू उसकी ताकत देखकर स्टन्ड रह जाता है। इतनी सारी मैजिक एट्रीब्यूट्स एक साथ, ये तो सिर्फ कुसानागी कर सकता है। वो आदेश देता है, सब लोग आगे बढ़ो और उसे फॉलो करो। सोनाटा दौड़ पड़ती है प्रॉपर बैकअप देने के लिए। बाकी पुलिसमैन डरते हुए भी बैटलफील्ड की ओर भागते हैं, क्योंकि अब पीछे हटने का कोई ऑप्शन नहीं है। पुलिसमैन मॉन्स्टर्स से लड़ने लगते हैं और प्रोटैगनिस्ट उनकी हिम्मत देखकर जेन्युइनली सरप्राइज्ड होता है। तभी भीड़ में से डीमन कैप्टन फिर से प्रकट होता है। एक पुलिसमैन कहता है, ऐसे मॉन्स्टर को सिर्फ एक लेजेंडरी क्लास मेज ही हरा सकता है। लेकिन कुसानागी कामली जवाब देता है, उसे मुझ पर छोड़ दो। वो वाटर सर्पेंट स्पेल निकालता है और कुछ ही सेकंड्स में डीमन कैप्टन को खत्म कर देता है। सब लोग शॉक में रह जाते हैं, मानो टोक्यो टावर के नीचे एक लेजेंड फिर से जन्म ले चुका हो। सब मान लेते हैं कि वो वाकई बहुत पावरफुल है। शिडू आदेश देता है कि सब लड़ते रहें जब तक बॉस मॉन्स्टर न आ जाए। वो कहता है कि बाकी सबको पुलिस संभाले, जबकि कुसानागी डीमन कैप्टन और उससे भी स्ट्रांग चीजों को देख लेगा। मॉन्स्टर से लड़ते हुए उसे 60 साल पहले हुई पहली वर्ल्ड वाइड कैलामिटी याद आती है। उस घटना के बाद कैलामिटीज बार बार आने लगीं और दुनिया को तबाह करती रहीं। वो नहीं चाहता कि वही सब फिर दोहराया जाए। उसे खुशी है कि वो यहाँ है और इंसानों को बचाने का इरादा रखता है। सोनाटा पर डीमन सोल्जर हमला करता है, लेकिन प्रोटैगनिस्ट तुरंत उसे मार देता है। वो उस रात की याद में कांप उठती है। कुसानागी पूछता है, क्या वो ठीक है? सोनाटा उसका शुक्रिया अदा करती है और उठने की कोशिश करती है। उसे एहसास होता है कि ये वही स्थिति है। वो चिंतित हो जाता है कि कहीं उसने पहचान तो नहीं लिया। सोनाटा सोचती है कि वो ब्लैक मेज क्यों बना। वो उसकी ताकत देखकर हैरान है, लेकिन अजीब सवाल पूछकर उसे नाराज नहीं करना चाहती। वो ब्लश करती है और खुद को रोकती है कि वो बस स्टूडेंट है। तभी फिर हमला होता है, लेकिन कुसानागी उसे बचा लेता है और कहता है, ज्यादा सावधान रहो। वो माफी मांगती है। वो कहता है कि उसके पास ही रहो ताकि वो उसे प्रोटेक्ट कर सके। उसे समझ आता है कि सोनाटा कॉम्बैट मैजिक यूज नहीं कर पाती। वो फिर ब्लश करती है और उसकी बात मानती है। वो सोचती है, क्या ये सच में स्टूडेंट है? ये तो मुझसे भी ज्यादा मैच्योर लगता है। अचानक सभी पुलिस मेजर्स एक इमेंस प्रेशर महसूस करते हैं। वो कांपने लगते हैं। एक मॉन्स्टर लाइट से निकलता है। शिडू पहचानता है, ये डीमन कैप्टन का सब स्पीशीज है। वो सोचता है, इतना हाई स्पीशीज अब क्यों आया? पुलिसमैन डर जाते हैं, कहते हैं कि अब तो विक्ट्री इम्पॉसिबल है। उन्हें शक है कि नोबल मेजेस भी इसे नहीं हरा पाएंगे। कुसानागी आगे बढ़ता है। सब उसे रोकते हैं, कहते हैं कि वो चाहे कितना भी स्ट्रांग हो, इस मॉन्स्टर को नहीं हरा सकता। लेकिन कुसानागी काल्मली कहता है, मैं जीतूंगा। सबका डर थोड़ा कम हो जाता है। सोनाटा उसकी जीत के लिए प्रार्थना करने लगती है। शिडू जानता है कि उसमें मेज नोबल्स जितनी ताकत है, इसलिए उसे यकीन है कि वो सब स्पीशीज को हरा सकता है। जैसे ही मॉन्स्टर उसके सामने आता है, शिडू उत्साहित होता है कि अब वो उसकी असली ताकत देखेगा। शिडू आदेश देता है कि बॉस मॉन्स्टर के मरने तक सब पूरी ताकत लगाते रहे।